लेक्चर है डिटर्मिनेंट्स का। मेरा तबीयत बड़ा खराब है यार, ठीक नहीं है बिल्कुल, तो मेरा आवाज वगैरह ठीक से ना आए तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज करके, ठीक है ना। तो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा और जो भी है आप एडजस्ट कर लेना अगर कोई कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिखा, ये खत्म नहीं हुआ, और भी लिखेंगे, और भी बहुत सारे टाइप्स आपको दिखाएंगे, आप चिंता मत करो उसका। तो मेरा जिम्मेदारी है आपको बस इतना सा करना है कि जो बता रहा हूँ आप बंद करके फॉलो कर देना है, उसके बाद कुछ होता है तो पूरा पूरा मेरा जिम्मेदारी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट एक्सपांडिंग इवैल्यूएट द फॉलोइंग, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि किसी भी स्टेप में अपन जो है चीजों को एक्सपांड नहीं कर सकते। एक आदत होता है डिटर्मिनेंट देखते ही एक्सपांड कर लो, सॉल्व कर लो, बाद में देखा जाएगा जो होता है, पहले तो एक्सपांड कर लो, ये बच्चों में आदत होता है। तो उस आदत को ब्रेक करने के लिए हम जो है क्वेश्चन इस तरीके से बनाते हैं कि विदाउट एक्सपांडिंग इवैल्यूएट द फॉलोइंग। मतलब मैं नहीं बनाता हूं, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, मैं नहीं बनाता हूं, राइटर्स बनाते, एग्जामिनर्स जो एग्जाम लेते हैं वो बनाते, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप करोगे तो बिना एक्सपांड किए कैलकुलेशन को रिड्यूस करते हुए बहुत आसानी से आप अपना डिटर्मिनेंट को कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखो ना, ये डिटर्मिनेंट अगर आप एक्सपांड करके इसको निकालने जाओगे, भले आप छोड़ दोगे इस क्वेश्चन को, मैं तो नहीं बोलूंगा कि कोई भी क्वेश्चन कोई भी बच्चा शायद इसको एक्सपांड करके एग्जाम में करके आ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे उसको दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाकर के प्रॉपर्टी अगर अप्लाई नहीं किया वो तो इतने बड़े बड़े वैल्यूज में मल्टीप्लीकेशन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा उसके लिए, समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर है। तो इसीलिए एक्सपांड करके हर चीज में, अगर नहीं लिखा है कि विदाउट एक्सपांडिंग अगर लिखा है तब तो आपको प्रॉपर्टी से ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता आपके पास है ही नहीं। बट अगर विदाउट एक्सपांडिंग नहीं भी लिखा है तो भी आप कुछ स्टेप तो प्रॉपर्टी लगाओ, लगा करके इस चीज को जितना छोटा कर सकते हो करो, एकदम लास्ट स्टेप में जाकर के आप चीजों को एक्सपांड करो। जैसे यहाँ पे मिल जाएगा सिर्फ प्रूव दैट लिखा हुआ है, एक्सपांड विदाउट एक्सपांडिंग ऐसा कोई चीज नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहला स्टेप से इसको ब्रेक कर दूंगा, मतलब एक्सपांड कर दूंगा, ऐसा नहीं है ना। इसको जितना छोटा कर सकता हूं मैक्सिमम, मेरा छोटा करने का इंटेंशन क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस प्रोड्यूस कर देना, मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब 2 जीरोस प्रोड्यूस कर देना किसी भी रो या फिर कॉलम में, या फिर पूरे डिटर्मिनेंट के अंदर 2 से 3 जीरो प्रोड्यूस कर देना। अगर 3 एक ही रो या फिर कॉलम में आ गया तब तो उसका बात नहीं कर रहा हूं, तो आंसर ही 0 आ जाएगा। बट अगर 3 अलग अलग जगह पे हुआ तो 3 बनाओ, ठीक है ना। अगर एक ही रो या फिर एक ही कॉलम में बना सकते हो तो 2 बनाओ, उससे ज्यादा और जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं, अगर विदाउट एक्सपांडिंग लिख दिया क्वेश्चन में तो आप समझ जाओ कि तब तो पूरा क्वेश्चन प्रॉपर्टी से ही करना पड़ेगा, किसी भी स्टेप में आप एक्सपांड नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट अगर विदाउट एक्सपांडिंग नहीं लिखा, सिर्फ प्रूफ दैट लिखा, तो भी आप प्रॉपर्टी लगा करके इसको जितना छोटा कर सकते हो, अल्टीमेट लेवल में इसको छोटा करो, और उसके बाद जाकर के जब एकदम हार मान जाओगे आप, तब जाकर के एक्सपांड करो चीजों को, ठीक है ना। अदरवाइज ये जो आपका गलत आदत है वो कंटिन्यू होता जाएगा और आप जो है वो बहुत अच्छा नहीं बन पाएंगे ये सब चीजों में, ठीक है सर। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं, रोमन 1। ध्यान से देखिए जरा, ये भी इतना आसान डिटर्मिनेंट नहीं है कि इसको एक्सपांड करके आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। मैं जो भी क्वेश्चन लिया देखो अच्छे क्वेश्चन पिक किए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं कोई रद्दी क्वेश्चन क्लास में आकर के कराऊं, और आज तक नहीं कराया आप जानते हो। तो मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ऑब्वियसली वो अच्छे क्वेश्चन होंगे, और उसके अलावा जो मैं मानता हूं कि मैं 10 टफ क्वेश्चन अगर करा देता हूं तो बच्चे 40 आसान क्वेश्चन खुद से कर लेंगे, ये मेरा फिलोसॉफी है। उसके ऊपर बेस करके, उसके ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। और उससे बच्चे करते भी है बिल्कुल, ठीक है। अगर किसी का पढ़ने का मन है और करने का जज्बा उसके अंदर, तो इतना अगर मैं करा के दिया तो सफिशिएंट, वो आगे प्रोसीड कर लेगा, फिर तो डिस्कशन होता ही रहता है, तो उसमें क्या है, ठीक है ना। मेरा जिम्मेदारी मैं कर रहा हूं, आप अपना जिम्मेदारी करो, ठीक है। तो देखो 41, 79 और यहाँ पे है 29, ठीक है। इधर है 1, 7 और 5 आपको दिख रहा है, और आगे जाकर के दिख रहा है 5, 9 और इधर आपको 3 दिख रहा है, सही है क्या। तो इस जगह पे अपन क्या चीज खेले, ठीक है ना, कैसे इसको समझाए, फिर कैसे इसको सॉल्व करें, ये चीज अगर आप समझना चाहते हो या फिर सोचना चाहते हो तो क्या करोगे एग्जैक्टली। सबसे पहला आपका
जो काम होगा क्या होगा वो आप एक बार सोचो अच्छे से, ठीक है ना। कि यहाँ पे अगर अपन करने का कोशिश करें तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, 41 है, 1 है, 5 है, 79 7 और 9 है, और 29 5 और 3 है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू तो बहुत ही छोटा मोटा लग रहा है, बट फर्स्ट कॉलम जो है वो बहुत ही खतरनाक सा लग रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम अगर बहुत ही खतरनाक है तो फर्स्ट कॉलम को कम से कम जितना रिड्यूस कर सकते हो कर दो ना। कैसे करोगे रिड्यूस, देखो 41 को अगर इसके साथ में ऑपरेट करने जाओगे तो बहुत लेना पड़ेगा, स्केलर जो है उसका वैल्यू बहुत लेना पड़ेगा, लगभग 40 लेना पड़ेगा, 40 इंटू 1 41 माइनस 41, क्योंकि इसको तो मैं मिनिमम करने जा रहा हूँ ना, ठीक है। तो मैं इसको लेता हूँ, आप C2 लेके भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको क्या ऑपरेशन लगाता हूँ आप समझ रहे हो मेरी बात। मैं कॉलम 1 को लिख दूंगा, कॉलम 1 माइनस 8 टाइम्स ऑफ कॉलम 3। मैं क्यों लिखूंगा ये चीज 8 टाइम्स ऑफ कॉलम 3, बिकॉज 8 इंटू 5 40 होता है, 41 माइनस 40 ये मिनिमम हो जाएगा, देखिए, ठीक है ना। अभी देख के अच्छा लग रहा है, नहीं अभी अगर एक्सपांड करने का जरूरत आया तब भी एक्सपांड करने में एक सुकून मिलेगा, जबकि एक्सपांड यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो क्योंकि विदाउट एक्सपेंडिंग बोला है, तो ऐसा चीज कुछ बन रहा होगा कि 2 रो या फिर 2 कॉलम सेम आ जाएगा, तो अपना आप ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे 41 माइनस 5 इंटू 8 ये 40, तो ये 1 आ गया, 79 माइनस 8 इंटू 9, तो यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, यहाँ पे 29 माइनस 24, तो ये लगभग 5 आ जाएगा, तो ये 175 है। तो देखो कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम हो गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर डायरेक्टली अपन क्या लिख सकते हैं, 0, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल, ठीक है। और आप ये जानते हो कि प्रॉपर्टी नंबर 3 में आप ये पढ़ के आए हो कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी 2 रो या फिर कॉलम अगर आइडेंटिकल होते, एग्जैक्टली सेम हो जाते, तो उस डिटरमिनेंट का आंसर 0 है। रीजन क्या है कि अगर इस कॉलम के अकॉर्डिंग मैं एक्सपांड कर दूंगा तो सारे के सारे कोफैक्टर 0 है, क्योंकि ये दोनों पूरा आइडेंटिकल है। समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में चलते, चलो अगले क्वेश्चन में चलते। 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये ओमेगा स्क्वायर 1, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, बट उनको पेपर बनाना नहीं आता है, उन्होंने सिर्फ बोल दिया कि इसका वैल्यू निकालो। अभी अगर इसका वैल्यू निकालो आपने बोल दिया तो बच्चा तो इसको एक्सपांड करके ही करेगा ना, कौन इसमें प्रॉपर्टी लगाएगा जानबूझ के, एक्सपांड करके करेगा, ओमेगा क्यूब उसको 1 माइनस 1 0 मिल जाएगा, करना वो सॉल्व कर देगा। देना चाहिए तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में देना चाहिए कि बिना एक्सपांड किए इसका वैल्यू निकाल के दिखाओ, तब जाकर के आप दिमाग लगाओगे इसमें, अदरवाइज बिना दिमाग का आप कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात। अगर दिमाग लगाने गए अपन तो क्या दिमाग लगाएंगे, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ करेंगे जो पहले अपन कर रहे थे लास्ट लेक्चर में कि 1/ABC से डिवाइड कर दिया और अंदर से ABC से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ रहे हो क्या ऐसा अपन करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा करने जा रहे हैं क्या, नहीं। हम यहाँ पे कॉमन लेने के बारे में सोचेंगे। बोले सर यहाँ से क्या कॉमन लोगे, कुछ कॉमन तो दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है, डायरेक्टली नहीं दिखेगा, इनडायरेक्टली दिखेगा। कब दिखेगा, जब 1 को ओमेगा क्यूब लिखोगे, बिकॉज आप जानते हो कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 हो जाता है। क्लियर है क्या, ये चीज आप जानते हो, ठीक है ना, समझ रहे हो। देखो एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स नंबर में ओमेगा वगैरह ये सब कुछ नहीं दिया है, बट फिर भी वो डिटरमिनेंट में ओमेगा पे सवाल पूछता है। समझ रहे हो ना कि उनका पढ़ाई कितना अटपटा है, कितना फालतू चीज पढ़ाते हैं। जो चीज वो 11 में नाम ही नहीं सुना है बच्चों को, वो चीज को 12 में सवाल में डालते हैं। समझ रहे हो, प्रीवियस ईयर देख लेना शीट में, अगर नहीं आया क्वेश्चन तो मेरे को बता देना, ठीक है। तो सिलेबस ये सब अटपटा है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस 1 को अपन क्या लिख देंगे, ओमेगा क्यूब, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 को वापस अपन क्या लिख देंगे, ओमेगा क्यूब लिख देंगे। ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा, सही है क्या। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेते चीजों को, नहीं यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, हर एक रो से ओमेगा कॉमन जाएगा, तो ओवरऑल ओमेगा क्यूब कॉमन लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आएगा, 1 आएगा, ओमेगा आएगा, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, फिर यहाँ से क्या आएगा ये, या फिर ये सब करने का भी जरूरत नहीं, और भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जानते हो कैसे, इस रिलेशन को यूज करते हुए, ये करने का भी कोई जरूरत नहीं है ना। आप डायरेक्टली सम कर दो ना, आप कॉलम 1 को डायरेक्टली चेंज कर दो, किसमें, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, लैम्डा का वैल्यू 1 ले लिया और गामा का वैल्यू यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है। तो कॉलम 1 किस तरीके से चेंज होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। कॉलम 2 कैसे चेंज होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, सही है क्या।
तो ये आ जाएगा 0 0 0, ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ये ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, बिकॉज इस डिटर्मिनेंट में कंप्लीट एक रो जो है, सॉरी कॉलम जो है वो क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। साइड में लिखना पड़ेगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है, समझ रहे मेरी बात, है ना। तो इस तरीके से अपन आसानी से चीजों को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, समझ रहे हो ना, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रॉब्लम में चलते हैं। ठीक है, अब नोट कर लीजिएगा पॉज करके, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, देखो जरा ध्यान से देखो। नंबर 3 जो है वो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा 1, और यहाँ पे क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पे आ जाएगा 42, 40 और 2। अभी बहुत बच्चों को यहाँ पे देख के क्लिक कर जाएगा अगर उनका बेसिक ट्रिक वो स्ट्रॉन्ग है, और वो हर किसी का होता है यार, ये तो 10 से पढ़ के आ रहे हो ट्रिग्नोमेट्री में। कोसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर को देख के किसी चीज का याद नहीं आता है, बोले सर आता है, किस चीज का याद आता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाओगे, C1 इज चेंजेस टू C1 माइनस C2, क्योंकि एक भी जगह पे अपन एक्सपांड नहीं कर पाएंगे, अब ये गलत आदत है एक्सपांड करना। अभी ये नहीं बोल रहा हूं कि हर क्वेश्चन दुनिया में मैं बिना एक्सपांड करके सॉल्व कर दूंगा, सॉल्व तो कर दूंगा अगर समय दे दोगे उनको, बट टाइम बाउंड, टाइम लिमिट के अंदर हर क्वेश्चन बिना एक्सपांड के सॉल्व करना भी मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी अगर एक्सपांड करने वाले फॉर्मेट में बैठ रहा है क्वेश्चन, तब तो बिना एक्सपांड के आराम से कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इधर क्या, cos स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा 41 minus 1 2, since column 1 and column 3 are identical, therefore value will be 0, ठीक है ना। Since column 1 and column 3 are identical, सही बात है क्या, since column 1 and column 3 are identical, क्लियर है, समझ रहे हो ना मेरी बात, पक्का। चलो देखो आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं, चलिए जरा ध्यान से समझते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका इधर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी सी ए बी और बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी, ठीक है सर। तो क्या कर सकते हैं यहां से अपन, देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी डी प्लस सी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन अगर मिला कहीं पे भी सॉल्व करते वक्त तो मैं मार्क करके जरूर दूंगा, और आप भी उसको मार्क करके रखना। जैसे कि ये तीनों की तीनों मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है ना। अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है तो आप बिल्कुल मार्क करके रखो आपके हिसाब से, बट मेरे हिसाब से जो अच्छा एकदम एक्सट्रीम अच्छा क्वेश्चन लगेगा तो मैं जरूर मार्क करके दूंगा आपको, ठीक है, क्लियर है। तो बीसी सी ए बी, क्योंकि डिफिकल्ट टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं हम, ठीक है। अभी आसान आसान टॉपिक है, आराम से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। अभी को अलग बात है कि मेरा आसान आपका आसान मिलता नहीं तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहां से बीसीए फर्स्ट रो पे, सेकंड रो पे सीए है और थर्ड रो पे एबी है। तो हमारा दिमाग किस तरीके से काम करेगा यहाँ पे, पहली बात तो बीसीसीए एबी जहां पे भी दिख गया उसको टॉलरेट मत करो, आप उसको बर्दाश्त मत करो, आप तुरंत एबीसी के बारे में सोचो। एबीसी के बारे में आप कैसे सोचोगे, ऑब्वियसली यहां से ए मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ए मल्टीप्लाई कब कर पाओगे, जब नीचे आप एबीसी लगाओगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ए बी सी, और ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे आ जाएगा बी सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर ए बी सी, और यहाँ पे आ जाएगा बी सी प्लस ए बी, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी, यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी, ये आ जाएगा ए सी प्लस बी सी। तरीके से अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिंस R1 is changes to A times of R1, R2 is changes to B times of R2, and R3 is changes to C times of R3। क्लियर है क्या, सही है, समझ आ रहा है मेरी बात, अरे बोलना भाई, क्लियर है क्या, क्लियर है ना भाई, ऑब्वियसली क्लियर ही होगा, समझ आ रहा है आपको। चलो तो यहां से अपन लोग क्या कर सकते हैं जनाब, ठीक है ना। तो यहां से अपन ऐसे कर सकते हैं
कि एबीसी कॉलम 1 से और कॉलम 2 दोनों से निकालो, तो यहाँ से एबीसी होल स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, एबीसी अगर निकल जाएगा तो बीसी सी ए और ए बी बचेगा, यहाँ पे 1 1 1 बचेगा, यहाँ पे ए बी प्लस ए सी आएगा, बीसी प्लस ए बी आएगा और ए सी प्लस बीसी आएगा। क्लियर है क्या, समझ रहे हो ना। तो एबीसी और एबीसी होल स्क्वायर कैंसिल आउट होकर के यहाँ पे एबीसी बचेगा। ठीक है, अभी देखो इस कॉलम को अगर मैं इसके साथ ऐड कर देता हूं तो पूरा एबी प्लस बीसी प्लस सी ये तीनों जगह पे आ जाएगा, उसको कॉमन ले लूंगा तो 1 1 1 आ जाएगा, दो रोज दो कॉलम सेम हो जाएगा, आंसर 0। समझ रहे हो ना, ये मेरे को दिख रहा है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। बीसी प्लस ए बी प्लस ए सी आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा सी ए प्लस बीसी प्लस ए बी, यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बीसी, ये 1 1 1, ये ए बी प्लस ए सी, ये बी सी प्लस ए बी और ये ए सी प्लस बी सी। सही बात है क्या, क्लियर है। ऑपरेशन क्या यूज किया, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C3, कॉलम 1 को चेंज करके कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 बना रहे हैं, तो यहां से बाहर क्या कॉमन आएगा, ऑब्वियसली एबीसी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा। अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी आता है तो ये क्या है 1 1 1, ये 1 1 1 और यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी और यहाँ पे आ जाएगा ए सी प्लस बी सी। एग्जैक्टली दो कॉलम आइडेंटिकल होंगे तो आंसर विल बी 0। रीजन लिख देना, सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। क्लियर है, समझ लो ना। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम हो गया, मान सकते हो एवरेज टाइप का प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम आप बोल सकते हो। क्लियर है क्या, समझ लो ना। तो इस तरीके से अपन जो है चीजों को मैनिपुलेट करके प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंड सॉल्व भी करेंगे। सही बात है क्या, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते दोस्त। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो किस टाइप में है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गया यहाँ पे, तो करते चलिए, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो तो बात करते हैं आगे, कैसे बात करेंगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, साइन अल्फा साइन बीटा नीचे और इधर है साइन गामा। ठीक है, इधर है कॉस अल्फा, इधर है कॉस बीटा, इधर है आपका कॉस गामा। ठीक है, यहाँ पे है साइन ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा, यहाँ पे है साइन ऑफ बीटा प्लस डेल्टा, यहाँ पे साइन ऑफ गामा प्लस डेल्टा। क्लियर है, समझ जाते हो। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, देखो जरा ध्यान से देखना। ठीक है, ये हो गया आपका साइन अल्फा, ये हो गया आपका साइन बीटा, ये हो गया आपका साइन ऑफ गामा। ठीक है, ये हो गया कॉस अल्फा, ये हो गया आपका कॉस बीटा, ये हो गया आपका कॉस गामा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा मान लो साइन अल्फा कॉस गामा प्लस कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फा साइन डेल्टा। ठीक है, अगले वाले पे क्या आएगा, साइन बीटा कॉस डेल्टा प्लस कॉस डेल्टा साइन बीटा, इस तरीके से आएगा। और नेक्स्ट वाले पे क्या आएगा, साइन गामा कॉस डेल्टा प्लस कॉस डेल्टा साइन प्लस साइन डेल्टा। अरे यार यहाँ पे तो गड़बड़ कर दिया, कॉस बीटा और साइन डेल्टा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस गामा साइन डेल्टा। क्लियर। अभी बहुत बच्चे यहाँ पे एक्सपांड करने के बारे में सोचेंगे, बट जब भी मैं लिख दूंगा विदाउट एक्सपांडिंग तो उनका वो गला खत्म हो जाएगा। ठीक है, उनसे सारे चीज मैंने छीन के रख दिया, समझ रहे हो। तो अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा करके कैसे इस चीज को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो बहुत आसान है ना, ज्यादा मुश्किल ऐसा चीज कुछ है नहीं खास करके यहाँ पे। ठीक है ना, देखो यहाँ पे a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी इस टाइप का चीजें आपको दिख रहा है ना। तो इस टाइप का अगर चीजें दिख रहा है तो इसको आप प्रॉपर्टी 5 लगा करके दो डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हो ना। ठीक है, डिटर्मिनेंट के अंदर का कोई भी वैल्यू को अगर मैं दो फॉर्मेट में लिख देता हूँ, एडिशन के फॉर्मेट में, तो मैं इसको दो डिटर्मिनेंट का समेशन में लिख सकता हूँ, साइन अल्फा कॉस डेल्टा, साइन बीटा कॉस डेल्टा और साइन गामा कॉस डेल्टा। ये एक हो गया, प्लस एक और हो गया साइन अल्फा साइन बीटा और ये आ जाएगा साइन गामा, इधर आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस अल्फा साइन डेल्टा, है ना, कॉस बीटा साइन डेल्टा और फिर कॉस गामा साइन डेल्टा। सही है क्या, क्लियर है। यहाँ से कॉस डेल्टा जो है वो कॉमन आएगा बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। सही है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका
साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा। क्लियर है क्या? प्लस यहां से हमारे को क्या कॉमन मिलेगा? साइन डेल्टा कॉमन मिलेगा ना, है ना। कॉलम 3 से साइन डेल्टा कॉमन निकाल रहे तो ये साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा आ जाएगा। यहां से आ जाएगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आ जाएगा और यहां से आ जाएगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो बच्चा देख जरा ध्यान से, यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल होने की वजह से ये 0 और यहाँ पे कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल होने की वजह से ये भी 0, तो आंसर विल बी 0। क्लियर है? तो ये एक तरीका हो गया। अभी अगर आप बोलते हो सर रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन लगा के इसको करके दो, ठीक है ना। अगर एक्स्ट्रा यूज कर देता हूं मैं यूजिंग प्रॉपर्टी 6 दैट इज रो एंड कॉलम ऑपरेशन प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0, तो और घटेगा आपका। समझ आ रहा है? क्लियर है? बट कैसे दिखाया मतलब जरा ध्यान से अगर सोचने का प्रयास करें तो कैसे दिखाया, जरा ध्यान से चीजों को समझिए कि मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा यहाँ पे ताकि ये एक टर्म से वैनिश हो जाए। ये पॉज करो और सोचो एक बार, अगर आप निकाल दिए तो बहुत अच्छी बात है, आपका प्रॉपर्टी स्ट्रांग होता जा रहा है, जो मेरा इंटेंशन है। ठीक है, प्रॉपर्टी जब तक स्ट्रांग नहीं कर पाऊंगा आपका तो डिटरमिनेंट बनाना बेकार है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे एग्जैक्टली अपन क्या करेंगे, ऑपरेशन जो है वो मैं इस तरीके से लगाऊंगा, देखना जरा। साइन अल्फा के साथ कॉस डेल्टा है ना, तो यहाँ पे भी मैं कॉस डेल्टा चिपकाना चाहता हूं बट विद नेगेटिव साइन। तो C3 चेंजेस टू C3 माइनस कॉस डेल्टा टाइम्स ऑफ C1, ठीक है, और माइनस कॉस अल्फा के साथ साइन डेल्टा है, कॉस बीटा के साथ साइन डेल्टा है, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, साइन डेल्टा इंटू C2। तो ये ऑपरेशन जब भी आप लगाओगे इस जगह पे अगले केस में ही ये तो सेम रहेगा और यहाँ पे 0 0 0 आ जाएगा, और जब भी एक कॉलम पूरा पूरा 0 हो गया तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे भी मैंने आपको दो तरीका बता दिया अच्छे से। क्लियर है? जिसको जो पसंद है वो करो। क्लियर है? बेटर तो है कि दोनों चीज को आप नोट करके रखो अच्छे से और दोनों को सीखने का प्रयास करो, क्योंकि कब कहां पे कौन सा चीज जरूरत आएगा वो ना मुझे पता है ना आपको पता है। क्लियर है क्या सर? समझ रहे मेरी बात? बस लिखो, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आगे बढ़ते जाओ सर। हाँ, नेक्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। जरा ध्यान से देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा। ये हो गया मान लो आपका a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा a टू दी पावर x माइनस a टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा a टू दी पावर y प्लस a टू दी पावर माइनस y। ये प्रीवियस लास्ट ईयर ही 4 मार्क का आया था, शायद 2020 में ही आया था ये क्वेश्चन, 20 में या 19 में, 2 साल में से एक साल में आया है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, शीट देख लीजिएगा पता चल जाएगा। a टू दी पावर y माइनस a टू दी पावर माइनस y होल स्क्वायर, और इधर 1 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है a टू दी पावर z प्लस a टू दी पावर माइनस z होल स्क्वायर। क्लियर है? और इधर रहेगा a टू दी पावर z माइनस a टू दी पावर माइनस z माइनस a टू दी पावर माइनस z का होल स्क्वायर, और इधर 1 है। क्लियर है क्या? समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगाओगे आप, क्लियरली दिख रहा है। अगर दिखना है ना आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो क्लियरली आपको दिख जाएगा। कैसे दिख जाएगा बोलो, कि ये चीज और इस चीज को देख करके कुछ याद नहीं आता है कि यहाँ पे जो चीज मिलेगा यहाँ पे भी वही चीज मिलेगा। ब्रेक करो एक बार, स्क्वायर को ब्रेक करो तो पता चल जाएगा और अच्छे से। ये आ जाएगा a टू दी पावर 2x प्लस a टू दी पावर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है ना। ये आ जाएगा a टू दी पावर 2y प्लस a टू दी पावर माइनस 2y प्लस 2। ये आ जाएगा a टू दी पावर 2z प्लस माइनस 2z प्लस 2। यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस x माइनस ट्वाइस x माइनस 2। यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस y माइनस ट्वाइस y माइनस 2। यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस z माइनस ट्वाइस z माइनस 2। ये 1 1 1। क्लियर है क्या? अभी इस जगह पे प्रॉपर्टी को क्लियरली दिख रहा है सर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो ना, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने से 4 4 4 आ जाएगा। क्लियर है क्या? a टू दी पावर 2x प्लस a टू दी पावर माइनस 2x माइनस 2, 2y प्लस a टू दी पावर माइनस 2y माइनस 2, और a टू दी पावर 2z प्लस माइनस 2z माइनस 2, 1 1 1। ठीक है, ऑपरेशन क्या लगा है, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और यहाँ से अभी 4 कॉमन ले लेंगे तो काम हो गया बस। ठीक है ना, यहाँ 1 1 1 आया, यहाँ पे आ गया a टू दी पावर 2x प्लस माइनस 2x माइनस 2, 2y प्लस a टू दी पावर माइनस 2y माइनस 2, और 2z प्लस a टू दी पावर माइनस 2z माइनस 2, और 1 1 1। तो दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया तो आंसर विल बी 0। ब्रैकेट में लिख देना सिंस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। क्लियर है? समझ गए मेरी बात है? इसको भी हम अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हो। सही है क्या? क्लियर है? चलो आगे बात करते, आगे बात करते।
नंबर 1 का आखिरी सवाल करते हैं, चलो ध्यान से देखते हैं। नंबर 7 ध्यान से देखो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 265 सही है क्या? 265 240 219, ठीक है, 240 225 और यहाँ पे 198, ठीक है, और 219 198 और 181। इतने गंदे क्वेश्चंस को अपन कैसे हिलाएंगे, ठीक है। इसको तो प्रॉपर्टी से ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं भी लगाता विदाउट एक्सपांडिंग तो भी आप घबरा जाते इस चीज को एक्सपांड करके करने में। समझ आ रहा है आपको मेरी बात? क्लियर है क्या? अभी तो बुखार नहीं आना चाहिए यार, क्लास बहुत शुरू हुआ इतना मजे से, फिर जाकर के बुखार आ रहा है, वापस बीमार पड़ जाएंगे, कैसे होगा बोलो? कमी नहीं हो रहा है यार, हाई फीवर। यहां से कैसे क्या कुछ करे बोलो? पहले तो इतने बड़े बड़े नंबर साढ़े 200 के आसपास दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसको पहले छोटा करते हैं। कैसे छोटा करेंगे? कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 या रो 1 माइनस रो 2, कुछ भी करो, है ना। पहले तो उस वैल्यू को छोटा करो, एटलीस्ट 2 जगह पे, तीनों जगह पे तो कर नहीं पाओगे, 2 जगह पे कम से कम करो। तो क्या करें? कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर दे। कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ये करते हैं पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25, यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 और यहाँ पे आ जाएगा लगभग 21, ठीक है। फिर यहाँ पे 240 माइनस 219 21 आएगा। आगे जाकर के आपके पास आ जाएगा 27 और यहाँ पे आ जाएगा लगभग 17। तो ये 219 198 और 181। अभी यहाँ पे क्या करेंगे? बोलो कोई रास्ता है क्या? वापस लगाते हैं यही चीज तो और छोटा होगा, नहीं क्या बोलते हो? छोटा होगा ना, और छोटा होगा वापस अगर यही चीज लगाते हैं। एक बार तो लगाएंगे जरूर, क्योंकि कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 अगर लगाएंगे तो और छोटा होगा। यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका -12 और यहाँ पे भी आ जाएगा 4, ठीक है। और इस जगह पे क्या करेंगे? ये तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करने से और बड़ा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसको कुछ और तरीके से खेलना होगा ना। कैसे खेलेंगे बोलो तो इसको एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, तीसरे वाले को खेलते हैं, तीसरे वाले के साथ खेलते हैं और वो आराम से अपन खेल सकते हैं। कैसे? कॉलम 3 माइनस 219 माइनस इसका नजदीक क्या होगा? मल्टीपल 210 होगा इसका नजदीक मल्टीपल। तो 219 से C3 चेंजेस टू C3 माइनस 10 टाइम्स ऑफ C2 कर देते हैं, 10 टाइम्स ऑफ C2। तो यहां से क्या आएगा? 219 माइनस 210 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 198 माइनस 270 हो जाएगा। अच्छा ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। खैर देखते चलो, 70 और 72 आएगा, कोई बात नहीं। और 181 माइनस 170 तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 170 11 आ जाएगा यहाँ। क्लियर है क्या? समझ रहे हो? समझ गए ना? अभी क्या सोचेंगे? अभी तो छोटा हो गया, अभी धीरे धीरे और छोटा करने के बारे में सोचो। और अगर डायरेक्टली आप 0 बना सकते हो तो बना लो। हाँ 0 तो बन जाएगा ना, 4 दिख रहा है तो 4 माइनस 4 कर देते, 0 बन जाएगा। तो अभी कॉलम खत्म हो गया, रो पे आ जाते हैं, रो ऑपरेशन लगाते हैं। एक ही क्वेश्चन में कॉलम ऑपरेशन रो ऑपरेशन लगा सकते हो, कहां पे नहीं लगा सकते बताऊंगा, मैट्रिक्स में आएगा, ठीक है। बट एक ही बार एक ही साथ आप एक कॉलम एक रो ऐसे मत करना, ठीक है। अगर रो वाला लगाना ही है तो अगले स्टेप में जाकर के लगाओ, नहीं तो गलती होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 4 माइनस 4 0 कर देते, 21 माइनस 17 4 हो जाएगा, 9 माइनस 11 -2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -12 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 3 कर देते हैं। हाँ R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3 हो गया और यहाँ पे R2 चेंजेस टू R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3 कर देते हैं, क्योंकि -12 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4 कर देंगे तो -12 प्लस 12 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0, फिर 3 टाइम्स ऑफ दिस कितना हो जाएगा? 51 और 27 58 78 हो जाएगा ना। -72 प्लस 33 तो -72 प्लस 33 कितना होगा? 69 59 49 39 -39 और इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। क्लियर है क्या? अच्छा यहाँ पे तो दिख गया ना सारी चीज। बस रो 2 से कॉमन ले लो, रो 2 से आप -2 को कॉमन ले लो। ऊपर तो 0 4 -2 ही आया, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ गया आपका
अच्छा नहीं नहीं 2 नहीं, -39 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 39 इंटू 2 78 है ना। अच्छा यहाँ पे 2 और -1 आएगा। अच्छा ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं, तो रो 1 से भी कॉमन ले लेते हैं। रो 1 से अपन 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे 39 कॉमन लेंगे तो 2 -1 देखो सेम हो गया, तो आंसर फिर भी 0। ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख देना टेकिंग 2 एज कॉमन फ्रॉम रो 1 एंड 39 एज कॉमन फ्रॉम रो 2, ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी दो रो एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो गया तो आंसर विल बी 0 सिंस रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल। क्लियर है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो सिर्फ आप ही कर पाओगे, ये चिंता मत करो। ठीक है ना, क्लियर है, बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस प्रकार के एक्सपोजर नहीं है तुमको। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है ना। क्लियर है, अगर कोई बहुत मेहनत कर रखा है खुद से तब तो वो डिजर्व करता है फुल मार्क, बट ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब क्वेश्चन डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है ना। अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया ना ये सब तो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा, है ना। ये जो करेगा उसको 100 मिलेगा, ऐसा हो जाएगा। नहीं जैसे रैंक जेई पे अच्छे क्वेश्चन रैंक डिसाइड नहीं करते ऐसे। क्लियर है क्या, चलो आगे बात करते हैं। यहां तक तो हो गया, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, नोट कर लीजिएगा, आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस कीजिए एकदम जम करके। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ग्रिप में आएगा, उतना आप अच्छा करते जाएंगे। ठीक है, आप ये सोचिए मत कि अगर मैं कलाम इंस्टीट्यूट में बोर्ड लेवल तक भी जो तैयारी होता है ना वो भी अगर करोगे ना तो भी जेईई मेंस में 25 में से 20% आंख बंद करके कर पाओगे। समझो मेरे बात, सच बात बता रहा हूं आपको मैं कभी ऐसा बात नहीं बोलता यार। ठीक है, ईमानदार इंसान को खुद का गलती खुद बोलूंगा, और अगर झूठ बोलना ही होता तो आपको बहुत झूठ बोल चुका होता आज तक। ठीक है, मैंने एक भी झूठ अगर बोला तो आप मेरे को काइंडली बोल देना। ठीक है, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं। ठीक है ना, तो ऐसा कोई झूठ कभी आपको बोलूंगा नहीं जिस वजह से आप स्ट्रगल करें। ठीक है, तो सच बात बोल रहा हूं और मेरे को झूठ बोलने का कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि आप उसको गलत प्रूफ ही नहीं कर पाओगे। सही बात है, ठीक है ना। तो जितना बता रहा हूं, अगर मैं आपको सिर्फ इतना भी बोलता हूं ना कि आप सिर्फ बोर्ड्स का ही तैयारी करो तो जो बोलूंगा वो एटलीस्ट कर लेना, और वो 100 में 100 आने के बाद भी आप 25 में से 20% कर लोगे मेंस में, अगर सही सब कुछ करते हो। और जो पूरा शीट कंप्लीट करेगा उसके लिए तो कोई भी एग्जाम पानी सा होगा। सही बात है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए नंबर 2 चलते हैं। नंबर 2 डेल्टा 1 एबीसी एक्स वाई जेड पी क्यू आर है। डेल्टा 1 क्या है, एबीसी एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, एबीसी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, और डेल्टा 2 माइनस में है। अच्छा मतलब आपको बोला है कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 0 प्रूव करो विदाउट एक्सपांडिंग। मतलब क्या कि डेल्टा 2 को आप डेल्टा 1 में कन्वर्ट करके दिखाओ। सही बात है क्या, क्लियर है। तो डेल्टा 2 जो होगा उसको आप डेल्टा 1 में कन्वर्ट करके दिखाओ, ये आपका जॉब है। तो डेल्टा 2 से ही अपन प्रोसीड करते चलिए। उधर माइनस वगैरह बहुत कुछ दिख रहा है। सही बात है क्या, समझ रहे हो। देखो तो यहाँ पे पूरा एकदम एक स्क्वायर माइनस है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये 4 पोजीशन एक स्क्वायर की तरह माइनस बैठा हुआ है। ठीक है, इस डिटरमिनेंट से मैजिक की तरह कैसे स्क्वायर को गायब कर लूंगा, देखो जरा। ठीक है ना, ये है प्रॉपर्टी का खेल, जरा ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, आपको ऐसा लग रहा है ना कि अगर इन दोनों जगह पे माइनस ना आकर के यहाँ पे आ जाता तो कितना अच्छा होता। आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। आप सेकंड रो से माइनस कॉमन लो ना, माइनस कॉमन लो सेकंड रो से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। आएगा ही नहीं आएगा, आया ना यहाँ पे ऐसे। समझ में आ रहा है ना, ब्रैकेट पे लिख देना टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम, माइनस मत लिखना, -1 कॉमन फ्रॉम रो 2। फिर आप क्या करोगे, कॉलम 2 से माइनस एक और कॉमन ले लो, एक और कॉलम 2 से आप कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये बी ए सी हो गया, वाई एक्स से जेड हो गया। क्लियर है, समझ रहे हो मेरे बात, क्लियर है। तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अभी बस इसको इधर उधर करके चेंज करना है। सही बात है, क्लियर है। तो ए पहले चाहिए मेरे को, बी बाद में चाहिए। ठीक है ना, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर लेता हूं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे पी आएगा, ए आएगा, एक्स आएगा, क्यू आएगा, बी आएगा, वाई आएगा और आर सी जेड आएगा। एक माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि मैंने चेंज कर लिया ना, मैंने रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया एक दूसरे के साथ। तो ये मेरा एक हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं क्या करूंगा, आप जानते हो क्या, नहीं जानते हो क्या, नहीं जानते हो तो जान के रखो। अभी मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर लेता हूं, यही बेहतर रहेगा। नहीं, कॉलम 1 और कॉलम 2 को करूं क्या, नहीं, दो एक साथ करूंगा, दो करूंगा एक साथ। यहाँ पे तो लिख लेना आप जो भी लिखना है।
दो दो एक साथ करूंगा। कौन सा? कॉलम 1 कॉलम 2 को करूंगा क्योंकि एबीसी ऊपर है, फिर एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो दो दो अगर करूंगा तो 2 माइनस बाहर आएगा, तो ये माइनस तो मेंटेन ही रह जाएगा क्योंकि 3 माइनस और 8 माइनस बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे एबीसी आ जाएगा, फिर एक्स वाई जेड आ जाएगा और फिर पीक्यूआर आ जाएगा। कैसे? सबसे पहले मैंने कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज किया और उसके बाद मैंने कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज किया। क्लियर है क्या? ठीक है, तो बस हो गया। अगर ये मैंने तो एक साथ दिखा दिया, आप एग्जाम में नेक्स्ट स्टेप में दिखा देना ये चीज, ठीक है। तो यहां से माइनस आ गया और ये चीज है क्या? अभी मैं क्या करूंगा, एबीसी यहाँ पे रो पे है ना, तो तीनों की तीनों कॉलम को रो बना दूंगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो ये क्या बन गया? माइनस डेल्टा 1 बन गया। तो डेल्टा 2 अगर माइनस डेल्टा 1 है तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 0 है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, लिख देना कि इंटरचेंजिंग ऑल द 3 रोज एंड कॉलम, ठीक है। आपको ये चीज मिल रहा है, ठीक है ना। इंटरचेंजिंग बाय इंटरचेंजिंग ऑल द 3 रोज एंड कॉलम, ये आप ब्रैकेट में लिख देना। अगर लिख दोगे तभी जाकर के ये क्लियर रहेगा। समझ आता है आपको? समझ लो मेरी बात। चलो आगे बात करते चलिए। नेक्स्ट कौन सा है? विदाउट एक्सपांडिंग शो दैट दिस इक्वल टू 0। चलो, विदाउट एक्सपांडिंग शो दैट दिस इक्वल टू 0। कैसे ये शो करें कि ये 0 है? कैसे बोलो? विदाउट एक्सपांडिंग शो दैट दिस इक्वल टू 0 कैसे बताया करें? हाँ, नंबर 3 ना, तो ये हो जाएगा आपका 0 a माइनस बी a माइनस सी, और ये हो जाएगा b माइनस a 0 b माइनस सी, ये c माइनस a c माइनस b और 0। अरे अरे अरे, ये क्या देख रहा हूं मैं? डायगोनल एलिमेंट से 0, यहाँ पे a माइनस b, तो माइनस कॉमन लेने से यहाँ पे माइनस a माइनस b, यहाँ पे माइनस ऑफ a माइनस सी, तो यहाँ पे a माइनस सी, और यहाँ पे b माइनस सी, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेने से b माइनस सी। मतलब क्या? इसका नेगेटिव इधर, इसका नेगेटिव इधर, इसका नेगेटिव इधर, और डायगोनल एलिमेंट 0। मतलब क्या है? ये एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है विद ऑड ऑर्डर, तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा? 0 आएगा। बट यहाँ पे ये सब डायरेक्टली लिखने से कोई काम नहीं बनने वाला। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी के मदद से इसको 0 दिखाना होगा। तो चलिए कैसे दिखाएंगे देख लेते हैं। समझ गए क्या? इसको डेल्टा मान लेते हैं, ठीक है, इसको डेल्टा मान लेते हैं। यहां से अपन क्या कर सकते हैं? यहां से क्या कर सकते हैं? पहले तो आप वो बताइए, ठीक है क्या? यहां से क्या कर सकते हैं पहले तो आप वो बताइए जरा, फिर अपन आगे बात करेंगे। सही बात है क्या? क्लियर है क्या? चलिए क्या करेंगे ये हमें पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस बी है, माइनस सी आ जाएगा। यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस सी आ जाएगा, ठीक है क्या? और हाँ, तीनों जगह से माइनस कॉमन ले लो तो एक माइनस बाहर आएगा, क्योंकि 3 माइनस का प्रोडक्ट माइनस होता है। तो बनेगा क्या? ये 0, ये a माइनस बी, ये माइनस सी, यहाँ पे आ जाएगा b माइनस a, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा b माइनस सी, और यहाँ पे आ जाएगा c माइनस a, यहाँ पे आ जाएगा c माइनस b, और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, अभी आप क्या करो? अभी सारे रो को कॉलम बना दो, सारे रो को आप कॉलम बना दो, सारे रो को कॉलम बना दो, काम खत्म। सारे रो को कॉलम बना दो आप, बस। a माइनस बी 0, c माइनस बी, और यहाँ पे ये क्या आया? c, हाँ, a माइनस सी और b माइनस सी और 0। तो इंटरचेंजिंग ऑल द 3 रोज एंड कॉलम ब्रैकेट में लिख देना। तो यही क्या बन गया? माइनस डेल्टा, डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह। तो माइनस डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, तो 2 डेल्टा 0, तो डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है? कैपिटल डी से भी लिखता है कहीं कहीं पे डेल्टा भी लिखता है, जो आपका मर्जी वही आप लिखो। ठीक है, क्लियर है ना? तो सिंपल था बट फिर भी देखने में टफ लग रहा था। क्लियर है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं रीड करूंगा। क्लियर? डायरेक्टली प्रॉपर्टी की मदद से आगे बच्चे पकड़ नहीं पाते इस चीज को कि माइनस कॉमन लेने से जो ये दिख जाएगा, ये वापस घूम के वही चीज आ जाएगी। इसीलिए इसको एक अच्छा क्वेश्चन आप पूछ सकते। ले आएगा? समझ गए? तो अभी विदाउट एक्सपांडिंग वाला सीन तो खत्म हुआ, अभी आया वो सीन जहां पे अपन एक्सपांड कुछ कुछ कर सकते हैं।
तो जहां तक प्रॉपर्टी लगाने का मेरा मन होगा उस जगह तक लगाएंगे दोस्त, उसके बाद जब एक्सपांड करने का बारी आएगा तो मैं छोड़ दूंगा, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है और एक्सपांड वगैरह करने का मेरे को बिल्कुल मन नहीं है। उधर से आप संभाल लेना, एक्सपांड करके आप आंसर निकाल के लेके आ जाओ, ठीक है। तो जितना छोटा करना है वो छोटा करने का काम मैं आपको करके देता हूँ, बाकी आप चीजों को आगे खुद से संभालना सीख जाओ, क्लियर है? समझ जाओ मेरी बात, इतना सा तो कर सकते हो ना यार, इतने इतने क्वेश्चंस करके दे रहा हूँ, इतना वैरायटी की प्रॉब्लम्स, फिर भी अगर आप इतना सा हेल्प नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तभी ठीक रहता तो मैं कर देता पूरा पूरा, अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। इतने क्वेश्चन से एक साथ ऊपर से वापस करना है आगे जाकर। 4 नंबर 1, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो क्या पैटर्न दिख रहा है? सबसे पहली बात तो पैटर्न को पकड़ो कि क्या पैटर्न डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है आपको। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा, आएगा समझ? तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सर इस बीटा प्लस गामा के साथ अगर अल्फा आ जाता तो मजा आ जाता सर, पूछो मत। इस गामा प्लस अल्फा के साथ अगर बीटा आ जाता तो मजा ही आ जाता पूरा एकदम, सही बात है क्या? अपन क्या सोचेंगे यहाँ से, क्या सोचेंगे कि सर क्यों ना हम R3 को R3 प्लस R1 से रिप्लेस कर देते हैं। बिल्कुल सही सोचे आपने। तो अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, क्यों मजा आ जाता? बिकॉज तीनों सेम हो जाते हैं और अपन कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने के बाद ही 1 बन जाता है, और 1 बनने के साथ साथ ही 0 बनने का प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, समझ रहे हो ना? अगर 0 बन गया डिटर्मिनेंट के अंदर तो उससे ज्यादा खुशी डिटर्मिनेंट को होता ही नहीं है। सॉरी 1 1 1, ठीक है। तो अभी इस 1 1 1 की जगह पे 0 कैसे बना है ये कल आपको बहुत अच्छे से मैंने सिखा के रखा है लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो 0 कैसे बनाते हैं आप जानते हो ये चीज, ठीक है। कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 या फिर कुछ भी करते हैं, ठीक है। या फिर अपन डायरेक्टली ऐसे करते हैं, इस चीज को रहने देते हैं, है ना, उधर चेंज करते हैं। बीटा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस 1 0, इधर गामा माइनस अल्फा गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 0, ठीक है। कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। आराम से अभी इस रो के अकॉर्डिंग आप एक्सपांड कर दो, है ना। दिस 1 into its cofactor, this into that minus this, आराम से ये सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? फैक्टराइज करना है, बस कॉमन लेना है, आराम से आंसर आ जाएगा। ये पार्ट मैं नहीं कर रहा हूं, आप संभालो, ठीक है। क्लियर है क्या? बट यहां तक आप प्रॉपर्टी लगा करके, अगर विदाउट एक्सपांडिंग नहीं भी बोला फिर भी आप कोशिश करना कि प्रॉपर्टी लगा के इसको सिंप्लीफाई करो, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप एक्सपांड करने जाओगे तो कहीं कहीं पे तो आपका बहुत कम कैलकुलेशन में ही हो जाएगा, बट कहीं पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगा, और उसको आप कितना पैशन से सॉल्व कर पाओगे उसका गारंटी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। क्लियर है? समझ में मेरी बात? तो इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि इस चीज को इस तरीके से संभालो, ठीक है। समझ आया? क्लियर है? चलिए आगे बात करते चलिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम A2 A3 है, फिर आपको दिख रहा है माइनस ए प्लस बी। यार ये माइनस ए प्लस बी नहीं होगा, ये प्लस ए प्लस बी ही है, गलती से माइनस आ गया, कहीं पे भी माइनस नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ए ट्वाइस ए ट्राइस ए, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा ट्राइस ए प्लस 2b, यहाँ पे आ जाएगा 5a प्लस 3b, 5a नहीं 6 है, 6a प्लस 3b, है ना। और आगे क्या आएगा? आगे आएगा a प्लस b प्लस c, फिर 4a प्लस 3b प्लस 2c, और फिर 10a प्लस 6b प्लस 3c। ये वो वाला चीज है जो प्रॉपर्टी 5 नहीं था कि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर सम ऑफ किसी भी एलिमेंट को रो का कॉलम किसी भी सम ऑफ टू एलिमेंट से एक्सप्रेस कर दिया तो पूरा पूरा डिटरमिनेंट दो डिटरमिनेंट का एडिशन पे ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो दो जगह पे समेशन आपको दिख रहा है, तो क्यों ना अपन सबसे पहले यहाँ पे सोचते हैं फिर बाद में इस पे सोचेंगे। तो यहाँ पे अगर सोचेंगे तो सबसे पहले, क्योंकि दोनों जगह पे तो एक साथ कर नहीं सकते हो ना, बोर्ड्स में तो नहीं कर सकते हो, जेई में अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो तो आप कर लो, कोई रोक टोक नहीं है। बट अगर आपके अंदर वो क्षमता नहीं है तो आप बिल्कुल इसको एक एक स्टेप करके ब्रेक करके करें। प्लस a 2a 3a, सही है। यहाँ पे आ जाएगा b
2b 3b और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी 4a प्लस 3b प्लस 2c और यहाँ पे आ जाएगा 10a प्लस 6b प्लस 3c। क्लियर है? समझ रहे हो? तो यहाँ से अपन आराम से चीजों को सुलझा सकते हैं ना। बोलिए कैसे सर, कैसे कैसे जरा बोलिए हमें तो समझ नहीं आ रहा है ये चीजें कि कैसे चीजों को संभालना है। अगर हमें समझ नहीं आ रहा है तो अपन कैसे समझाए आपको? क्लियर है क्या? तो क्या कर सकते हैं ज्यादा ज्यादा यहाँ पे बोलो। यहाँ पे मैं जीरो तो बना सकता हूँ मगर ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ और है। मुझे सर प्रॉब्लम क्या है? ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो आपको समझ आ रहा है। इसके साथ मैं खेलूंगा आगे, आप चिंता मत करो, ठीक है? इसके साथ आप चिंता मत ही करो तो ही बेहतर है। a2 a3 है, a3 a6 है, इसको रहने दो और a प्लस बी प्लस सी 4a प्लस 3b प्लस 2c और 10a प्लस 6b प्लस 3c। इसको ऐसे करो क्लोज और यहाँ पे आपका फर्स्ट कॉलम से आप a कॉमन ले लो और सेकंड कॉलम से b कॉमन ले लो। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 आ गया और इधर a प्लस b प्लस सी 4a प्लस 3b प्लस 2c आ गया और 10a प्लस 6b प्लस 3c आ गया। तो यहाँ पे दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सही बात है। और यहाँ पे अपन खेल खेलेंगे, बहुत बड़े बड़े खेल, ठीक है? कैसे खेलेंगे कि अभी इसको, ये तो वैनिश हो गया, अभी इस चीज को मैं ब्रेक करूंगा कैसे? तीन अलग अलग डिटर्मिनेंट, मतलब इस चीज को अपन तीन चीज का समेशन में ब्रेक कर पाएंगे, ठीक है ना? तीन डिटर्मिनेंट का समेशन को ब्रेक कर पाएंगे। एक बार कॉलम 3 में हम लगाएंगे a 4 a 10 है, एक बार हम कॉलम 3 में लगाने वाले हैं a3 a 6 है और यहाँ पे b 3b 6b और एक और बार मैं कॉलम 3 पे लगाने वाला हूँ c वाला टर्म, ठीक है क्या? तो a3 a 6 है और यहाँ पे आ जाएगा c 2c 3c। सही बात है? क्लियर है? पक्की बात। तो यहाँ से a कॉमन ले लो, a कॉमन ले लो तो ये 1 2 3 1 2 3, इसका आंसर 0, साथ में तो एक 0 था ही, ठीक है? इधर से आप a कॉमन ले लो, इधर से b कॉमन ले लो तो 1 3 6 1 3 6, ये भी आंसर 0। तो बचेगा सिर्फ ये, ठीक है ना? अभी इसको आप a कॉमन ले लो यहाँ से तो a क्यूब आ जाएगा और बचेगा क्या? 1 2 3 1 3 6 1 4 10। अभी अगर आपको रो ऑपरेशन लगाना है तो लगाओ, सॉरी कॉलम ऑपरेशन अगर लगाना है तो लगाओ, अदरवाइज एक्सपांड करना है तो कर। मेरे को कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो मैं कॉलम ऑपरेशन लगा रहा हूँ। बोले सर कैसे लगाऊंगा? 1 2 3 इसको रहने दो और इसको 0 कर दो, 1 कर दो, 3 कर दो और इसको कर दो आप 0 कर दो, 2 कर दो और 7 कर दो। बोले कैसे? कि C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 और C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। क्लियर है क्या? समझ रहे हो? तो यहाँ से अगर मैं इस कॉलम के अकॉर्डिंग अगर एक्सपांड कर देता हूँ तो ये क्या आएगा? 1 इंटू 7 माइनस 6 आ जाएगा। सही है क्या? तो ये आ जाएगा 1। क्लियर है? तो वही चीज आपका प्रूफ हो गया। सही बात है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हो। क्लियर है क्या? समझ रहे हो ना? अप्रोच को समझो कि प्रॉब्लम को किस तरीके से अपन सोच रहे हैं और अकॉर्डिंगली उसको प्रोसीड कर रहे हैं। समझ आ रहा है ना? वो जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन तो मेरा जरूरत नहीं होगा ना, और वही मेरा काम है, ठीक है? अगर मैं आपको ये चीज सिखाऊं कि आप पूरा जिंदगी भर मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहो, भाई जिंदगी भर मतलब एग्जाम तक, समझना, पूरा जिंदगी भर क्यों आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहोगे? ठीक है क्या? क्लियर है? तो मैं जो करा के दिया वही आपको आता है, जो मैंने नहीं कराया वो आपको नहीं आता है, या फिर उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हो, तो पढ़ने का क्या मतलब है? लर्निंग कहाँ हुआ? तब तो वो रटाफिकेशन हुआ, ठीक है ना? तो उससे अच्छा पहले क्लास में सॉल्यूशन दे देता सारे के सारे जेरॉक्स करके। चलो नंबर 3 ये हो जाएगा b प्लस सी, ये हो जाएगा q प्लस आर और ये हो जाएगा y प्लस z। ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा c प्लस a, यहाँ पे आ जाएगा r प्लस p और यहाँ पे आ जाएगा z प्लस x, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b, यहाँ पे आ जाएगा p प्लस q और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस y। क्लियर है क्या? समझ रहे मेरी बात? तो कब आगे बात करते हैं, तो कैसे यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट से दूसरे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे तो एक्सपांड भूल करके भी ना करें, यहाँ पे तो पूरा खेल किससे खेलना होगा? प्रॉपर्टी से ही खेलना होगा, आप जानते हैं। क्लियर है क्या?
तो सबसे पहले क्या करें, कौन सा चीज दिख रहा है, बाहर 2 दिख रहा है, और ये 2 कहां से मिलेगा, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखाता हूं। b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी दिखता है सबको, अगर जोड़ देंगे तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। समझ आ रहा है, फील आ रहा है ना, वो फील आना जरूरी है, वो फील जब आ जाएगा तब मेरा और जरूरत नहीं होगा। समझ लो मेरी बात, वो फील आना जरूरी है। तो यहाँ पे कॉलम 1 को क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 से चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर आ जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी प्लस ए होगा, यहाँ पे आर प्लस पी होगा, यहाँ पे जेड प्लस एक्स होगा, यहाँ पे ए प्लस बी होगा, यहाँ पे पी प्लस क्यू होगा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई होगा। क्लियर है क्या, समझ लो मेरी बात, पक्का। यहाँ से पूरे सारे जगह से मैं 2 कॉमन लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, 2 कॉमन लेकर के आ जाऊंगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बोलो, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बोलो, a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर, x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे आ जाएगा c प्लस ए, r प्लस पी, z प्लस एक्स, यहाँ पे a प्लस बी, p प्लस क्यू, x प्लस वाई। बट आपको जो यहाँ पे चीजें लाना है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड है, तो उस चीज पर आप कैसे कन्वर्ट करोगे इस चीज को, सिंपल सा चीज है, माइनस करते जाओ ना, माइनस करते जाओ तो आराम से चीजें कैंसिल आउट होता जाएगा। समझ लो मेरी बात, क्लियर है क्या। बोले सर किससे किसको माइनस करें, कॉलम 2 से कॉलम 3 को माइनस कर दो, तो ये कैंसिल आउट होगा ना। देखिए तो रहा है, सी प्लस ए से ए प्लस बी प्लस सी अगर माइनस हो जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस क्यू हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पे माइनस सी आ जाएगा, माइनस आर आ जाएगा, माइनस जेड आ जाएगा। तो आपने क्या किया, कॉलम 2 चेंज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, कॉलम 1 और कॉलम 3 चेंज टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, ये दोनों ऑपरेशन आपने यूज किए। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है। अभी इस जगह को भी मैं कैसे सिंप्लीफाई करूं, क्योंकि मेरा तो तीनों जगह पे सिंप्लीफाइड चीज है, इस जगह पे भी सिंप्लीफाई करने का तरीका आपको पता है कि इसके साथ अगर इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो आराम से यहाँ पे सिंप्लीफाई होकर के ए बी सी आ जाएगा, सॉरी ए पी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे ए पी एक्स आएगा, यहाँ से माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई आएगा, और यहाँ पे माइनस सी माइनस आर माइनस जेड आएगा। कब आएगा ये, जब कॉलम 1 को मैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से 2 कॉलम में डायरेक्टली मेरे को माइनस माइनस दिख रहा है, तो दोनों माइनस जब निकालूंगा तो 2 इंटू माइनस वन जब भी करूंगा तो ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड ही मुझे दिखेगा। इसका मतलब ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड। समझ में आ रहा है ना, जो आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा, एवरेज क्वेश्चन है, बट स्टार लगाया बिकॉज एग्जाम के लिए ये एक बहुत अच्छा चॉइस बन सकता है इस साल को, ऐसा मुझे लगता है। क्लियर है, चलो आगे बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 के बाद 7, 7 के बाद एक और बात। अरे बाप, सवाल तो खत्म नहीं होने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। क्लियर है क्या, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किस बात का टेंशन है भाई, खत्म तो कभी ना होगा ना भाई। चल आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे सोचते हैं। नंबर 4 ठीक है क्या, नंबर 4 पे सोचते हैं। चलो नंबर 4 पे कैसे सोचेंगे, b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये थोड़ा अटपटा सवाल लग रहा है। ए स्क्वायर सी प्लस ए होल स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है, चलो यहां से अपन क्या थॉट डेवलप कर सकते हैं, ये सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट एक्सपांडिंग तो नहीं है, कहीं ना कहीं तो एक्सपांड करेंगे, बट एक्सपांड करने से पहले क्या करना चाहोगे, एक्सपांड करने से पहले क्या करना चाहोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाने का कोशिश करते हैं। चलो ठीक है ना, क्योंकि और कुछ तो दिख नहीं रहा है, डायगोनली सिमेट्रिक दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसका तो कोई फायदा है नहीं ना। तो अपन यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाने का कोशिश करते हैं। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, ये एक ऑपरेशन लगा दो। और कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना। ये तो चेंज ही नहीं किया मैंने, कॉलम 2 तो अनचेंज्ड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा।
तो ये बन गया है ना, ये बन गया पहला ऑपरेशन लगाने के बाद। अभी क्या करूंगा, यहां से एक्सपांड कर दूं क्या, या फिर कुछ ना कुछ करूं। चलो इन सबको फैक्टराइज करके देखते हैं अगले स्टेप में क्या कुछ पता चलता है या नहीं। ठीक है, एक फैक्टर तो यहां से a प्लस बी प्लस सी आएगा, और एक फैक्टर आएगा b प्लस सी माइनस ए। एक फैक्टर यहां से भी a प्लस बी प्लस सी आएगा, और एक फैक्टर आएगा b माइनस सी माइनस ए, और यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे है a स्क्वायर c प्लस ए का होल स्क्वायर और c स्क्वायर। यहाँ पे है 0, यहाँ पे है a प्लस बी प्लस सी, और इधर है b माइनस सी माइनस ए, और यहाँ पे है a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी माइनस सी। क्लियर है, समझ रहे हो क्या? चलो कॉमन लेके जा सकते ना, देखो इस कॉलम से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, इस कॉलम से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, तो और भी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या कॉमन आएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, b प्लस सी माइनस ए बचेगा, b माइनस सी माइनस ए बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पे a स्क्वायर आएगा, c प्लस ए का होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे c स्क्वायर आएगा, और इधर क्या आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका b माइनस सी माइनस ए, और यहाँ पे आएगा a प्लस बी माइनस सी। समझ रहे हो, क्लियर है? तो a प्लस बी माइनस सी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अपन क्या सोचेंगे, और क्या सोच सकते हैं, और क्या सोच सकते हैं? आप जानते हो, नहीं जानते हो? नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या आप जान सकते हैं। लेकिन मैं बताऊं तो बताऊं क्या आपको, इससे इसको अगर घटाऊंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, बट यहाँ पे नॉन 0 आ जाएगा। ठीक है, बच्चा खुश हो जाता है बहुत, समझते हो क्या, है ना? इससे इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 0, वाह सर 3 0 बना लिया। बट ये ध्यान ही नहीं देता है कि जब इससे इसको माइनस करोगे तो इससे भी तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे नॉन 0 आ जाएगा। तो अभी क्या कर सकते हैं, और क्या ऑपरेशन लग सकता है, ऐसा कोई आपको फीलिंग आ रहा है? अगर आ रहा है तो बोलिए, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं बोलिए। हाँ नहीं, बी बी कैंसिल होगा, ए कैंसिल होगा, बट -2c आ जाएगा। ठीक है क्या, ठीक है क्या, सही बोल रहा हूं क्या? एक्सपांड कर सकते हो इस टाइप से तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट करें तो कैसे करें यार? कॉलम ऑपरेशन लगा के तो फायदा होगा नहीं। रो ऑपरेशन में सोचते हैं अगर इससे इसको घटाते हैं, इससे इसको अगर घटाते हैं तो क्या फायदा हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है? घटा करके देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए, यहाँ पे इससे इसको घटाने से आ जाएगा -2c। ठीक है, मैं इससे इसको नहीं घटाऊंगा क्योंकि ये 0 वेस्ट हो जाएगा, तब इससे इसको माइनस करो। यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे 0 बन गया। जहां पे 0 है उस जगह पे कोई चेंज मत करो, मतलब उस कॉलम या फिर रो पे, नहीं तो वो 0 भी गायब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज एक्सपीरियंस करना जरूरी है। यहां से इसके माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस AC आएगा। ठीक है, ऑपरेशन क्या लगाया, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1। क्लियर है क्या? कभी यहां से और कुछ दिख रहा है क्या? और तो कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है भाई। आपको अगर दिख रहा है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? 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 ध्यान से देखो, अभी मैं इसके साथ इस चीज को ऑपरेट करके इस चीज को सिंप्लीफाई किया ना, अभी मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर सकता हूं। अगेन रो 2 इज चेंज टू रो 2 प्लस रो 3 कर दो। अगेन रो 2 इज चेंज टू रो 2 प्लस रो 3 कर दो। शायद चीज जो है वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई होने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जो मेरा उम्मीद है वो मैं बता रहा हूं। रो 2 प्लस रो 3 अगर कर देंगे तो ये -2c हो जाएगा। यहां से अगर प्लस करेंगे तो 2c स्क्वायर प्लस 2ac, तो 2c कॉमन चला जाएगा तो a प्लस c आ जाएगा। और इसके साथ इसको अगर ऐड कर देंगे तो b भी, अच्छा ये प्रॉब्लम हो गया ना। b भी तो कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल करने के लिए तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 3 करना होगा ऑब्वियसली। तो यहां से इसको माइनस करने से तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहां से इसको माइनस करने से ट्वाइस AC आ जाएगा, और इससे इसको माइनस करने से b कैंसिल, c कैंसिल,
माइनस ट्वाइस ए आ जाएगा। क्लियर है क्या? माइनस ट्वाइस ए आ जाएगा। समझ गए बात? पक्की बात? कोई दिक्कत तो अभी मेरे को लग नहीं रहा है कि है शायद। फिर अब 2 कॉमन ले लो और एक्सपांड कर दो, है ना? ये रो या फिर ये कॉलम के अकॉर्डिंग और एक्सपांड कर दो, हो जाएगा। और किसी चीज का जरूरत नहीं, अभी आप एक्सपांड करके आराम से कर सकते हो। सफिशिएंट कितना बड़ा डिटरमिनेंट से कितना छोटा मैंने बना दिया। और किसी चीज का मुझे नहीं लगता कि जरूरत है या फिर और सिंप्लीफाई होगा। अगर होता है तो होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से एक्सपांड करके आंसर निकाल। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। वीडियो तो चल रहा है भाई। अच्छा अरे 1 घंटा हो, 1 घंटा ये सब करते करते हो गया। चलो आगे बढ़ते यार, खत्म कर देता हूं। नेक्स्ट 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 फटाफट। ये भी तो इस तरीके से दिख रहा है डायगोनली, तो ये इसके जैसे ही होगा। ये होमवर्क पे रखोगे, ये मेरा मन में है नहीं करने के लिए, ये होमवर्क में रखो। और ये तो आप कर ही लोगे, इसमें क्या दिक्कत है? कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो ये ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो ट्वाइस ए कहां से होगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। फिर ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा। एक डायरेक्ट एक ऑपरेशन में आंसर आ जाएगा। कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, 1 1 1 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लोगे और 1 1 1 में आप क्या बना दोगे? माइनस करके 2 0 बना दोगे। 2 0 बनाने के बाद आप एक्सपांड कर देना। क्लियर है क्या? ये सब सिंपल है, ये दोनों आप होमवर्क में रख रहा हूं। मतलब शीट का ही सवाल है सारे के सारे। होमवर्क में मतलब क्या, शीट होमवर्क में मिलेगा तो ये दोनों में छोड़ रहा हूं, आप शीट से कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आता है ये क्वेश्चन। अगेन ये इसके तरह है, इस चीज को डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना। अरे भाई यहाँ पे तो स्क्वायर लगा हुआ। अरे 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 ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम है। मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया। ये तो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। ये अगर मैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट से करूं तो बहुत आसान हो जाएगा शायद, बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट बोर्ड एग्जाम में नहीं है, बोर्ड एग्जाम का सिलेबस में है ही नहीं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम है। ये मैं आपको बताता हूं, ये स्पेसिफिकली एक प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है ये प्रॉब्लम, और इस प्रॉपर्टी को कैसे पकड़ना है इस क्वेश्चन को देख करके वो मैं आपको सिखा के दूंगा बखूबी। ठीक है, आप चिंता मत करो उसकी। आपको क्या करना है, आप देखोगे एक आइडिया मिलेगा यहां से। क्या आप जानते हो क्या कि ये एक 3x3 ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट है और यहां पे स्क्वायर है। तो ये कब मिलता है? याद है कि किसी डिटरमिनेंट को अगर मैं किसी चीज से चेंज कर दिया तो उसका वैल्यू जो आएगा, नया डिटरमिनेंट जो बनेगा उसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा पुराने वाले डिटरमिनेंट टू दी पावर n-1। कहीं ना कहीं पे ये प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था आपको, सही बात है क्या? अगर वो प्रॉपर्टी आपको कहीं ना कहीं पे पढ़ाया गया था तो समझ जाओ यहाँ पे n कितना है, 3 और 3 - 1 2 यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इस चीज को देख करके मेरे को क्या समझ आ रहा है कि ये उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर जरूर होगा वो क्वेश्चन। एक बार मैं जरूर उसको ट्रायल करके देखूंगा। कौन सा प्रॉपर्टी? कि कोफैक्टर डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी। दैट इज एक डिटरमिनेंट का सारे एलिमेंट्स को अगर मैं उसका कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया तब जो नया डिटरमिनेंट आएगा वो हो जाएगा डेल्टा टू दी पावर 3 - 1, दैट इज डेल्टा स्क्वायर। समझो मेरी बात, क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया और इस चीज को अपन जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से अप्लाई करने वाले हैं। क्लियर है क्या? सही बात है। तो चलो देखते हैं, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ऊपर। सही है क्या? जगह चाहिए होगा थोड़ा बहुत। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन अगर आएगा बोर्ड्स में तो मजा आ जाएगा। नहीं मजा आ जाएगा, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी आएगा। क्लियर है क्या? चलो आगे बात करते, ध्यान से लिखते गए। नंबर 7, ठीक है। सबसे पहले अपन कोफैक्टर निकालते हैं यहां से, ठीक है ना? सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है। कंसीडरिंग डेल्टा इज इक्वल टू क्या है? BC माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? CA माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? AB माइनस सी स्क्वायर, AB माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? CA माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? AB माइनस सी स्क्वायर, AB माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? BC माइनस ए स्क्वायर, BC माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? AB माइनस सी स्क्वायर, AB माइनस सी स्क्वायर, BC माइनस ए स्क्वायर, BC माइनस ए स्क्वायर, और ये है CA माइनस बी स्क्वायर, CA माइनस
बी स्क्वायर। क्लियर है क्या? समझ लो, तो ये है आपका डेल्टा। ठीक है, ये है आपका डेल्टा। डेल्टा वाला डिटरमिनेंट हो गया ये। क्लियर है? तो इस चीज को अपन कैसे सुलझाए वो चीज समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर एक प्रॉपर्टी तो पता चल गया कि कौन सा लगने वाला है। अभी मैं हर एक चीज का कोफैक्टर निकालने वाला हूं। ठीक है, हियर कोफैक्टर ऑफ BC माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 to the power 1 plus 1 इंटू इट्स माइनर। इसका माइनर कितना है? AB माइनस सी स्क्वेयर और BC माइनस ए स्क्वेयर, और ये हो जाएगा BC माइनस ए स्क्वेयर इंटू CA माइनस बी स्क्वेयर। क्लियर है क्या? तो यहां से ये क्या आ जाएगा? ये तो प्लस हो जाएगा, और इधर क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AB माइनस सी स्क्वेयर इंटू CA माइनस बी स्क्वेयर माइनस BC माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो ये कितना आएगा? ए स्क्वेयर BC माइनस ए बी क्यूब माइनस ए सी क्यूब प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए टू द पावर 4 प्लस ट्वाइस ए स्क्वेयर BC। ठीक है क्या? तो बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर कैंसिल हो गया, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर कैंसिल हो गया ना भाई, कैंसिल हो गया बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ठीक है, यहां से क्या बन रहा है? यहां से क्या बन रहा है? ए स्क्वेयर BC और ट्वाइस ए स्क्वेयर BC, तो ये हो गया ट्वाइस ए स्क्वेयर BC। ठीक है, और यहां से आ जाएगा माइनस ए टू द पावर 4 माइनस ए बी क्यूब माइनस ए सी क्यूब। तो यहां से अपने को माइनस ए कॉमन लेने से क्या आ जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ABC, ऐसा कोई चीज आ जाएगा। सही बात है क्या? क्लियर है? एक और कोफैक्टर निकाल के देखते हैं, एक और कोफैक्टर निकाल के देखते हैं। कोफैक्टर ऑफ सेकंड पोजीशन निकालो, CA माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये हकीकत मतलब जरूरत से ज्यादा लंबा प्रॉब्लम है। हर एक एलिमेंट 9 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना कितना गंदा होगा सोचो। -1 टू द पावर 1 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2, और माइनर क्या हो जाएगा? CA, हाँ CA माइनस बी स्क्वेयर, और यहाँ पे आएगा AB माइनस सी स्क्वेयर, और इधर आ जाएगा BC माइनस ए स्क्वेयर, और यहाँ पे आ जाएगा CA माइनस बी स्क्वेयर। ये आप चेक करो एक बार क्या आएगा। यहाँ पे तो माइनस बचेगा, और यहाँ पे CA माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस AB माइनस सी स्क्वेयर इंटू BC माइनस ए स्क्वेयर माइनस ये क्या आएगा? ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस बी टू द पावर 4 माइनस ट्वाइस AB स्क्वेयर सी माइनस AB स्क्वेयर सी माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस BC क्यूब माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर। सही है क्या? तो ये फैक्टर कैंसिल हुआ, ये फैक्टर कैंसिल हुआ, और यहां से आ जाएगा ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस बी टू द पावर 4 प्लस BC क्यूब और माइनस थ्राइस AB स्क्वेयर सी। तो यहां से क्या आ जाएगा बाहर? यहां से बाहर क्या आ जाएगा? बोल भाई, यहां से बाहर आ जाएगा माइनस बी कॉमन आ जाएगा, और अंदर आ जाएगा अच्छा ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया कुछ, शायद मुझे लग रहा है ए क्यूब बी, हाँ माइनस माइनस प्लस, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गया ये, माइनस ए बी स्क्वेयर सी, ये तो ठीक है, और फिर माइनस माइनस प्लस ए क्यूब बी होना चाहिए प्लस BC क्यूब होना चाहिए, और माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर गया। यहाँ पे ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर नहीं, BC क्यूब बचेगा, BC क्यूब नहीं ए क्यूब बी। तो यहाँ पे B कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। समझ रहे हो? तो माइनस ऑफ दिस फैक्टर, ये यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब सारे के कोफैक्टर में ये चीज प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है? तो हर एक का कोफैक्टर से जब इस डिटरमिनेंट को रिप्लेस करोगे, तो नया जो कोफैक्टर डिटरमिनेंट आएगा C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये कोफैक्टर डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? ओरिजिनल डिटरमिनेंट। इसका जो कोफैक्टर डिटरमिनेंट ये है डेल्टा डेल्टा, जो हम निकालने वाले हैं, C11 की जगह पे ये आएगा, C12 की जगह पे ये चीज आएगा जो अभी निकाला। सिमिलरली सारे एक चीज निकाल के आप रखोगे यहाँ पे, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? वो आएगा आपका ओरिजिनल डिटरमिनेंट का स्क्वायर। ओहो, मैंने तो उल्टा कर दिया है, मैंने तो उल्टा कर दिया चीजों को। ओरिजिनल डिटरमिनेंट का स्क्वायर, तब तो इसका स्क्वायर हो जाएगा।
अरे यार इसीलिए तो इतना लंबा हो रहा है। तब तो मेरे को इसका डिटर्मिनेंट चेक करना था, इसका कोफैक्टर बनाना था। इसका कोफैक्टर बनाएंगे तभी तो ये डेल्टा स्क्वायर आएगा और इसका कोफैक्टर डिटर्मिनेंट आ जाएगा ये। क्लियरली दिख रहा है? ये देखो ना, इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा, बीसी माइनस ए स्क्वायर। डायरेक्टली दिख रहा है, मैं क्या उल्टों की तरह कर रहा था। ये करने का कोई जरूरत ही नहीं है, ये करने का जरूरत ही नहीं। आप डेल्टा जो है, आप डेल्टा किसको एज्यूम करो, आप इस चीज को डेल्टा एज्यूम करो और इसका कोफैक्टर डिटर्मिनेंट आप बनाओ। समझे क्या? तो C11 की जगह पे आ जाएगा BC माइनस ए स्क्वायर, C12 की जगह पे CA माइनस बी स्क्वायर एंड बाई दिस प्रॉपर्टी आप लिख दोगे लेट डेल्टा इक्वल टू दिस लिखोगे, फिर सारे एलिमेंट का कोफैक्टर सब यहाँ पे जगह हो जाएगा, सारे डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर आप निकाल के रखोगे। फिर लिखोगे देयरफॉर if the determinant delta is replaced, if all the elements of determinant delta are replaced by their cofactors, then the new determinant delta dash is equal to क्या हो जाएगा, सारी जगह पे अपना कोफैक्टर रख दोगे, मतलब ये डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा और which is equal to original determinant to the power 3 minus 1 और ब्रैकेट में वो प्रॉपर्टी लिख दोगे। सही है क्या? और ओरिजिनल डिटर्मिनेंट आपके पास कौन होगा, यही तो होगा ना, तो इसका पावर में 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हो। ये बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्क्वायर देख करके याद आया। जब भी इस तरीके का डिटर्मिनेंट स्क्वायर, डिटर्मिनेंट क्यूब अगर किसी तरीके से आपको दिख जाता है तो या तो आप समझ जाना ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, जेई के लिए अपन पढ़ाते हैं। बट अदरवाइज इसके अलावा आप समझ जाना कि अगर स्क्वायर वगैरह है तो ये एक ही प्रॉपर्टी से सॉल्व होने वाला है, डेल्टा डैश इक्वल टू डेल्टा टू द पावर n माइनस 1, where डेल्टा डैश इज द डिटर्मिनेंट डेल्टा, where डेल्टा डैश इज द कोफैक्टर डिटर्मिनेंट ऑफ दिस डेल्टा। ठीक है? क्लियर है? डेल्टा का कोफैक्टर डिटर्मिनेंट है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? जहां पे डेल्टा का सारे एलिमेंट को हम उसका कोफैक्टर से रिप्लेस करके एक नया डिटर्मिनेंट बनाते हैं, जिस चीज को हम डेल्टा का ही कोफैक्टर डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक है? ये चीज आज ऑलरेडी लेक्चर 1 में मैंने आपको डिस्कस कर दिया प्रॉपर्टीज में। लेक्चर 1 का आखिरी में जाकर के देखना, आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए आखिरी एक क्वेश्चन बाकी है, उसको करा देता हूं। ठीक है ना? चलिए ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते रहिए भाई। क्लियर है? चलिए, ट्राइंगल एबीसी में बोल रहा है इसका वैल्यू 0 टू प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। अभी ये क्या कर रहा हूं यार, दोनों यहाँ पे 2 0 बना नहीं सकते हो क्या? कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करके 2 0 बना दो ना, 2 0 बना दो, फिर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके कॉमन वगैरह लेना, फिर एक्सपांड कर दो। एक वैल्यू 0 है तो कुछ ना कुछ ऐसा कोई कंडीशन आ जाएगा, शायद कोई भी 2 एंगल इक्वल आ जाएगा तो उधर से आइसोसेलेस प्रूफ हो जाएगा। जैसे मेरे को करने का कुछ नहीं है, ये भी शीट का क्वेश्चन है, आप आराम से ये होमवर्क में रखो और उधर कीजिए। सफिशिएंट प्रॉब्लम मैंने बता करके आपका बेसिक जो है वो पूरा एडवांस लेवल तक डेवलप कर दिया इस प्रॉपर्टी का खेल में। और भी क्वेश्चन अभी ले रहा हूँ, और भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, चिंता मत करो। ठीक है? चलिए और कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। पहला प्रॉब्लम देखिए, डेल्टा एज ए फंक्शन ऑफ आर दे रखा है, तो आपको सिग्मा ऑफ डेल्टा आर निकालने के लिए बोला है। तो एक डिटर्मिनेंट का समेशन कैसे निकालते हैं, एक डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन, एक डिटर्मिनेंट का इंटीग्रेशन। ऑफिशियली मैं लास्ट में पढ़ा के दूंगा ये चीज, बट फिर भी मुझे लगता है कि बोर्ड एग्जाम अगर चाहता है कि आपको परेशान करे तो कभी ना कभी इस प्रोफाइल में कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, डाल सकते हो लोग। ठीक है? बेसिकली ये मीन्स वाला ज्यादा सुटेबल प्रॉपर्टी है, बट कभी भी बोर्ड्स में आ सकता है, इसीलिए मैं बोर्ड्स तक आज कंप्लीट कर रहा हूं। तो मैं ये एक क्वेश्चन पिक कर लिया, मैं करा के दे देता हूं। बाकी एक्सरसाइज 1 में आपको मिल जाएगा, कर लीजिएगा वो सारे क्वेश्चन। और ऑफिशियली ये टॉपिक विद डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट मैं आखिरी में करा के दूंगा। ठीक है? लास्ट लेक्चर में। ठीक है? तो चलिए, डेल्टा आर आपको दिया गया है, तो सिग्मा ऑफ डेल्टा आर क्या होगा वो अपन देख लेते हैं। ठीक है? तो डेल्टा आर अगर हमारे पास इस तरीके से आर का फंक्शन दिया जाता है, ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि अभी बहुत बच्चे, अगर मैं उनको थॉट पूछता हूं तो वो सबसे पहले मेरे को ये बोलते हैं कि सर आपको यहाँ पे सबसे पहले ना एक्सपांड कर लो इसको, एक्सपांड करने के बाद ये एक्स का फंक्शन, आर का फंक्शन जब बन जाएगा तब उसमें सिग्मा ऑपरेट कर देना तो ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है, कुछ हद तक आपका थॉट ठीक है, बट एक्सपांड करना इतने गंदे एक्सप्रेशन को हर वक्त पॉसिबल नहीं होता है, तो क्यों ना अपन डायरेक्टली सीखते हैं कि डिटर्मिनेंट में सिग्मा अपन कैसे ऑपरेट करते हैं। क्लियर है क्या? तो अगर मैं सिग्मा ऑफ डिटर्मिनेंट r इज इक्वल टू 1 to n का बात करूं तो डायरेक्टली ये सिग्मा जाकर के ऑपरेट हो जाएगा कौन से जगह पे, r के फंक्शंस के ऊपर। क्लियर है? वही है उसका प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अगर उस चीज को आप एक्सपांड करके देखोगे और डायरेक्टली सिग्मा r के फंक्शन पे लगाओगे तो बात बराबर ही होगा, क्योंकि अगर आप एक्सपांड करोगे तो क्या लिखोगे, दिस इनटू इसका कोफैक्टर, दिस इनटू इसका कोफैक्टर, दिस इनटू इसका कोफैक्टर, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जब सिग्मा लगाओगे तो इसके ऊपर ही सिग्मा बैठेगा, ठीक है ना। इनटू कोफैक्टर तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसके ऊपर ही सिग्मा बैठेगा, इसके ऊपर ही सिग्मा बैठेगा, तो क्यों ना वही सिग्मा अपन वापस ही लगा देते हैं। सिंपल प्रॉपर्टी है, समझ ही आता है डायरेक्टली। क्लियर है? तो इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली r इज इक्वल टू 1 to n 2 to the power r minus 1, ये हो जाएगा सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n 2 into 3 to the power r minus 1, और ये हो जाएगा सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n 4 into 5 to the power r minus 1। क्लियर है क्या? तो यहां से अपन जो है वो क्या निकालेंगे, x, ये हो गया y, ये हो गया z, और ये हो जाएगा 2 to the power n minus 1, ये हो जाएगा 3 to the power n minus 1, ये हो जाएगा 5 to the power n minus 1। क्लियर है क्या? समझ रहे हो मेरी बात? तो आगे बात करते हैं अपन, आगे कैसे बात करें। अभी 2 to the power r minus 1 आपको समझ ही आ रहा है कि ये जेपी सीरीज हो जाएगा, ये 1 plus 2 स्क्वायर प्लस ऐसे चलता जाएगा अप टू 2 to the power n minus 1, ठीक है ना। ये देख के आपको समझ आ रहा है ना कि एक जेपी सीरीज है, बिल्कुल सही जो आपको लग रहा है। या फिर आप अलग करके निकाल दो, पहले अलग करके निकाल दो। हियर सिग्मा 2 to the power r minus 1, r is equal to 1 to n, क्या हो जाएगा 1 plus 2 स्क्वायर अप टू 2 to the power n minus 1। ये कितना हो जाएगा, a into r कितना है, r to the power n minus 1, n is the number of terms, यहाँ पे कितना टर्म्स है, 2 to the power 0 से 2 to the power n minus 1 तक n टर्म्स ही होता है, डिवाइडेड बाय r minus 1, तो ये आंसर आ जाएगा 2 to the power n minus 1। क्लियर है क्या? फिर अगला सिग्मा निकालते हैं, सिग्मा r is equal to 1 से n 2 into 3 to the power r minus 1, ये हो जाएगा 2 बाहर आएगा कांस्टेंट, पर अंदर रह जाएगा 1 plus 3 स्क्वायर अप टू डॉट 3 to the power n minus 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 into 1, तो यहाँ पे आएगा ही बाहर, ठीक है, 3 to the power n minus 1 by 3 minus 1, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3 to the power n minus 1 ही बचेगा। और लास्ट क्या है आपका, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n, पूरा कैंसिल होने के लिए ये सब कांस्टेंट लगाया है, समझ रहे हो। देखना 4 बाहर आएगा और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 5 minus 1 आएगा ना, जो कि 4 दे देगा आपको, ठीक है। ये हो जाएगा 4 into 1 into 5 to the power n minus 1 by 5 minus 1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स अब जानते हो n है, therefore sigma delta r is equal to 1 से n, because delta r is a function of r। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे बैठेगा आपका 2 to the power n minus 1, ये x, ये 2 to the power n minus 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 to the power n minus 1, ये y, ये 3 to the power n minus 1, और ये हो जाएगा 5 to the power n minus 1, ये हो जाएगा z, ये हो जाएगा 5 to the power n minus 1। तो इसका आंसर ऑब्वियसली आप जानते हो क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, सिंस रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल। क्लियर है? तो इसके लिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है क्या? समझ रहे हो ना मेरी बात? बस इसी अंदाज से आप चीजों को करते रहो, आराम से सारी चीजें जो है वो आपका हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो नोट कर लेना पॉज करके अच्छे से, ठीक है। अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई में पूछ चुका है ये क्वेश्चन 2-2 बार, ठीक है। अभी बोर्ड एग्जाम का बारी है, तो बोर्ड एग्जाम कभी भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। क्लियर है क्या? तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। वी हैव ठीक है, वी हैव PAA BQB। देखो डिटरमिनेंट मैट्रिसेस ये सब चीज में बहुत ज्यादा ट्रिक्स वगैरह भी लग जाता है, ठीक है ना। और मैं पढ़ाने के टाइम कोई भी ट्रिक्स आपको यूज करने नहीं देता हूँ, खुद भी नहीं करता हूँ, बेसिक से चीजों को डेवलप करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ट्रिक से मेंस में कुछ हो सकता है बट एडवांस में कुछ नहीं होगा, ठीक है। कुछ सवाल में लग जाता है, वो अलग बात है, ठीक है। जैसे इस बार में भी 1-2 सवाल में लग रहा था, वो अलग बात है, वो सेपरेट थिंग है। तो ट्रिक्स स्पेशली मैं एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ा के दूंगा, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा कि या तो मैं जनवरी में पढ़ाऊंगा ट्रिक्स का क्लास, मेरे को 1 हफ्ता लगेगा पूरा ट्रिक्स सिखाने में, जितने ट्रिक्स है ना, विद वैलिड रीजन मैं आपको बताते जाऊंगा एक ट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रिक्स वगैरह कभी मैं यूज नहीं करता हूँ, बट अंत में एग्जाम में अगर बस उसी थॉट के साथ सिखा के देता हूँ, ताकि अगर आप लगा दो और अगर आपका समय बच जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है क्या?
तो बाकी और कोई इंटेंशन नहीं होता है, ट्रिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट ही सब कुछ होता है, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होता है, इसे दिखावे का चीज होता है, ठीक है ना। तो जनवरी में या तो आपका जस्ट आफ्टर बोर्ड एग्जाम, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा दिन का नहीं है, या तो जनवरी में, खास करके जनवरी में अगर मन नहीं होता है, ये समय नहीं होता है, तो जस्ट आफ्टर जेईई मेन से पहले, ठीक है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले अपन जब भी है करा के देंगे, एक हफ्ता का चीज है, ठीक है ना, रेगुलरली एक हफ्ता अपन आपको 200-300 सवाल का शीट देके करा देंगे, आराम से पूरा सिलेबस का 11-12 मिला करके और सारे ट्रिक बताते जाएंगे, ठीक है, जहां पे जो लगता होगा, ऐसा नहीं कि हर जगह पे ट्रिक लग रहा है, जहां पे लग रहा है वो सिखा के दूंगा, क्लियर है। चलो, तो P A A B Q B और C C R इज इक्वल टू 0, ये डिटरमिनेंट 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी इसको डायरेक्टली एक्सपांड करने से पहले क्यों ना आपको प्रॉपर्टी पता है, तो प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत अप्लाई कर लो कि 0 बनाने का कोशिश करो। भी 0 कैसे बनाओगे आप, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 3, ठीक है ना, या फिर रो 3 को चेंज करते हैं, रो 2 को आप अनचेंज रखो, रो 1 और रो 3 दोनों को चेंज करो, a माइनस ए 0, b माइनस क्यू, r माइनस सी, और इधर p माइनस ए, b माइनस क्यू और c माइनस सी 0। आपने क्या किए, आपने किए रो 1 इज इक्वल टू 0 लिख देते, साइड में लिखते रो 1 इज चेंज टू रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 3 इज चेंज टू रो 3 माइनस रो 2, यही हमने किया, क्लियर है क्या। तो अभी 2 0 तो बन चुका है, क्यों ना अभी अपन जो है वो अप्लाई करते चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दिस माइनस दैट भी करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लगभग P Q P B और C, बट इससे तो कोई फायदा खास होने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो खैर यहीं से आप डायरेक्टली एक्सपांड करो, कोई इश्यू नहीं है। P माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा, Q R माइनस सी क्यू और माइनस बी सी प्लस सी क्यू, ठीक है। फिर माइनस ऑफ B माइनस क्यू आएगा, ऑब्वियसली इसका कोफैक्टर नेगेटिव में आएगा, और ये कितना आएगा ए आर माइनस ए सी और माइनस सी इंटू 0, और तो किसी चीज का कोई जरूरत है ही नहीं। तो ये सी क्यू कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा बोलो, पी क्यू आर तो आएगा ही आएगा, माइनस ए क्यू आर आएगा, माइनस पीबीसी आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस एबीसी आएगा, क्लियर है। और यहाँ पे क्या आ रहा होगा, माइनस ए बी आर आएगा, माइनस माइनस प्लस एबीसी आएगा, ठीक है, और प्लस ए क्यू आर आएगा और माइनस ए क्यू सी आएगा, ठीक है क्या। तो प्लस ए क्यू आर माइनस ए क्यू आर अगेन कैंसिल हो गया, और हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, एग्जैक्टली पी क्यू आर बच रहा है, माइनस पीबीसी बच रहा है, माइनस ए क्यू सी बच रहा है, माइनस ए बी आर बच रहा है, प्लस ट्वाइस ए बी सी इक्वल टू 0, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या है, पी बाई पी माइनस ए, पी बाई पी माइनस ए प्लस क्यू बाई क्यू माइनस बी, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर सकते हो, ये आराम से जनरेट आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अजीब सा चीज है कि आप कर ही नहीं पाओगे। तो पी क्यू आर आपको कॉमन लेना पड़ेगा ना, तो पी क्यू आर यहां से आप पी कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। हाँ, या फिर आप ऐसे करो, इस चीज को सॉल्व करना शुरू कर दो, तो अपना आपको ये चीज मिल जाएगा कहीं ना कहीं, पी बाई पी माइनस ए क्यू बाई क्यू माइनस बी और आर बाई आर माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद शायद ये चीज तो जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना, लगता जहां तक है। ये p इंटू क्यू माइनस बी, फिर भी वो फील नहीं आता यार, आर माइनस सी प्लस क्यू इंटू पी माइनस ए इंटू आर माइनस सी प्लस आर इंटू पी माइनस ए इंटू क्यू माइनस बी। बस इसको आप सिंप्लीफाई करो और जो भी है ऊपर वाला वैल्यू जो है इसको यूज करो, आराम से आंसर जो है वो आपका निकल करके आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और पी माइनस ए क्यू माइनस बी थी, आर माइनस सी, तीनों को डिफाइन होने के लिए ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको यूज कर लो, या फिर अगर यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हो तो भी अच्छी बात है, सोच करके देखना, अगर कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। क्लियर है क्या, चलो। हाँ, ABC ना, ABC, ठीक है, ठीक है, ये जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ऐसा खास, बट ऊपर नीचे दोनों जगह पे ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, कैलकुलेटिव हो गया क्वेश्चन पूरा, PQR ऊपर नीचे दोनों जगह पे ये चीज यूज करना पड़ेगा, मतलब
ये फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको, तभी तो जाकर के होगा, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अदरवाइज तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे ना। तो ऊपर नीचे दोनों जगह पे इसको ब्रेक करो, देखो शायद कहीं ना कहीं तो यूज होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्व करूं इसको, यार आप करके देख लेना यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है इस चीज को करने में। और सी क्यू माइनस बी आर प्लस बी सी प्लस क्यू, ठीक है, आ जाएगा आराम से। पी क्यू आर यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, बाकी सारी चीज आ जाएगा। करके देखो, आप करके देख लेना, अगर नहीं होता है तो क्लास में पूछ लेना, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा अभी कैलकुलेशन करना, ठीक है, तो वही चीज है। अदरवाइज ट्रिक वगैरह भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। पी क्यू आर का कोई भी खुद से एज्यूम कर लो वैल्यू सच दैट इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाए, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो बेटर है कि आप इसी प्रोसीजर से चलो, और सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हो जाएगा, है ना। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, हो जाएगा। करके देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, तो आराम से चीजें जो है वो सिमेट्रिक होकर के निकल जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हो ना मेरी बात। और अगर इस जगह से आप सिंप्लीफाई फैक्टराइज कर पाए चीजों को, है ना, इस तरीके से अगर आप फैक्टराइज कर पाए इस फॉर्मेट में, तो फिर तो और किसी चीज का जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप डायरेक्टली आप निकाल दोगे उससे। समझ रहे हो मेरी बात को, क्लियर है ना। तो इस चीज को समझते जाना बस, कि अगर मैं सोचूं इस तरीके से कि 3 टाइम्स ऑफ p माइनस ए क्यू माइनस बी और r माइनस सी दोनों तरफ करके देखना यार, अगर नहीं होता है क्लास में बता देंगे, अगर याद दिला ना कोई खूबसूरत सा मेथड यहाँ पे बता देंगे सॉल्व करने का, अभी दिमाग में आ नहीं रहा है, बाकी आप करके देख लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई तो हो ही जाएगा किसी ना किसी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोफाइल का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने तो उम्मीद नहीं किया था कभी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, 2019 में पूछ लिया था। मैं आपको पहले भी बोला था 2019 में बोर्ड एग्जाम में 14 और 19 दोनों में असम बोर्ड में अच्छा पेपर बनाया था, ठीक है ना। बहुत सारे टाइप के नए क्वेश्चंस उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे उस पेपर में, ठीक है ना, 14 में भी 19 में भी, ठीक है ना। इसीलिए तो 19 में अगर आप देखोगे तो पूरा सिलचर अगर मिला दो आप अच्छे से, तो मुश्किल से पूरा बराबर सिलचर की अगर बात करो तो मैक्सिमम 10 से 15 लेटर मार्क्स मिला था, ठीक है ना, मैथ्स में पूरा सिलचर अगर मिला दो, ठीक है। तो अच्छा पेपर था, बिल्कुल अच्छा पेपर था, बहुत ही अच्छा पेपर था। बट अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत सारे डिटरमिनेंट का नया क्वेश्चन इन्वॉल्व हुआ, फिर प्रोबेबिलिटी का अच्छा क्वेश्चन आया, फिर कंटिन्यूटी में अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, मतलब खैर फंक्शन में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, फंक्शन आइडियल को यूज करके, मैंने आपको बताया भी था। इस तरीके से पूछता गया, ठीक है ना। एमओडी में भी अच्छा क्वेश्चन पूछा था। खैर छोड़ो, अभी सवाल पे फोकस करते, क्या बोला है क्वेश्चन में, इस चीज को ध्यान दो। बेसिकली ये जेई वाला प्लेटफॉर्म होता है, बट एज बोर्ड एग्जाम में आ गया है तो आपको करना चाहिए, ठीक है। शीट में जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेगा, ढूंढ के एक एक क्वेश्चन को कर लेना आप, और कभी किसी चीज में दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि ये मैनिपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आइडिया लगाना पड़ता है। ऐसे आप ऐसे कोई मेथड ही नहीं सिखा सकता है, इसे सोच सोच के करना पड़ेगा। समझ लो मेरी बात, है ना। इटरेशन प्रोसेस, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट बोला है, उस एलिमेंट्स आर 0 and 1। तो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का मैक्सिमम क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, जहां पे एलिमेंट जो है उस डिटरमिनेंट में या तो 0 या तो 1 हो सकता है। तो अगर मैं किसी भी थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को एनालाइज करूं तो क्या आएगा हमारे पास, A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, यही आएगा हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसको एनालाइज करूं, एक्सप्रेस कर दूं, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 इंटू क्या होगा, A2 C3 माइनस A3 C2 और प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस B2 A3। तो यहां से क्या निकल करके आएगा, यहां से आएगा प्लस वाले को एक साइड रखो और माइनस वाले को एक साइड रखो, उससे फायदा होगा। C1 A2 B3, उससे बहुत फायदा है। और माइनस में रखो A1 B3 C2 और फिर आएगा माइनस प्लस B1 A2 C3 और फिर आएगा C1 B2 A3, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों मैंने प्लस को एक साइड में रखा और माइनस को एक साइड में रखा, उसके पीछे रीजन है कि लार्जेस्ट वैल्यू पूछना है, कि आपको यहाँ पे बोल रहा है कि 1 और 0 अगर मैं एंट्री लेता हूं तो बहुत प्रकार के डिटरमिनेंट पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। बहुत जगह पे, इस जगह पे 2 ऑप्शन है, इस जगह पे 2 ऑप्शन है, इस जगह पे 2 ऑप्शन है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू
9 टाइम्स तो 2 to the power 9, 512 प्रकार के डिटर्मिनेंट पॉसिबल हो सकता है। अभी क्या आप ये करोगे कि 512 अलग अलग डिटर्मिनेंट निकालोगे और फिर उन सब का आंसर निकालोगे और फिर आप चेक करोगे कि कौन सा आंसर लार्जेस्ट है और वही आप आंसर दोगे? ऐसे तो नहीं है ना, आपको मैनिपुलेट करके जज करना होगा। अभी आपको ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मैक्सिमम वैल्यू अगर चाहिए, मतलब इनडायरेक्टली आपको इस चीज का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इस चीज का मैक्सिमम वैल्यू कब पॉसिबल हो सकता है ना? जब जिस चीज को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो मिनिमम हो और जो चीज पहला लिखा हुआ है वो मैक्सिमम हो। तो अगर मैक्सिमम से मिनिमम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तब आंसर मैक्सिमम होने का पॉसिबिलिटी है, बट अगर आप मिनिमम से मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आंसर मिनिमाइज ही होगा हमेशा। समझ लो मेरी बात, क्लियर है? तो वही आइडिया अपन लगाएंगे कि हमारा एम एक ही रहेगा कि इस चीज को हम कम से कम रखें और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा रखें। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे कि अगर मैं इस चीज को कम से कम रखना चाहता हूं, ठीक है ना, तो एलिमेंट्स का मिनिमम 0 और 1, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये सब या तो 0 या तो 1, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। क्वेश्चन में बोल के दिया। तो अगर मैं देखूं तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? अगर मैं सबको 1 1 डाल देता तो 1 आ जाएगा। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑब्वियसली इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव में तो जा ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट 0 और 1 का प्रोडक्ट या तो 0 आएगा या फिर 1 अगर डालोगे सबको तो 1 का प्रोडक्ट 1 आएगा। तो 0 और 1 ही तो आंसर पॉसिबल है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू दोनों में कौन है? 1, और मिनिमम वैल्यू कौन है? 0। तो इस चीज का अगर मैं मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ढूंढूं तो तीनों को मैं बोलूंगा 0 0 0। तो तीनों अगर 0 है तो इन सबका मिनिमम वैल्यू 0। बट अगर आप इसका मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना चाहते हो तो आप बोलोगे कि इसको भी 1 कर दो, इसको भी 1 कर दो, इसको भी 1 कर दो, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 है, ठीक है ना। लेकिन इसको 1 करने के लिए तीनों को 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एक जगह पे अगर 0 रखा तो आंसर 0 हो जाएगा। तो तीनों को 1 रखना पड़ेगा, यहां पे भी तीनों को 1 रखना पड़ेगा, यहां पे भी तीनों को 1 रखना पड़ेगा। अगर इन तीनों को 1 रखा तो 9 के 9 एलिमेंट से क्या हो गया? 1 हो गया। मतलब इस चीज का मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको 3 निकालना है तो A1 B2 C3 A3 B1 C2 C1 A2 A3 सबको 1 होना पड़ेगा। दैट इज पूरा डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 1 हो गया। और अगर ये सबके सब 1 हो जाता है तो कभी भी ये चीज 0 हो नहीं पाएगा। ये चीज भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 3 - 3 आंसर 0 आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो ही नहीं सकता है। समझ है मेरी बात? क्लियर है ना? क्लियर है? तो अभी आप सोचोगे नेक्स्ट क्या पॉसिबल है, ठीक है ना। हाईएस्ट मैक्सिमम क्या आ सकता था? 3 इधर, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 1 + 1 + 1, और इधर कम से कम 0, ठीक है। इधर या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, और इसका वैल्यू या तो 3 आ सकता है, या तो 2, या तो 1, या तो 0। समझ रहे हो ना? तो अगर ये 3 होता है और ये 0 होता है तो 3 - 0 3 मैक्सिमम वैल्यू होगा। लेकिन ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये होता है तो ये, अगर ये 3 होता है तो ये 0 नहीं हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ 0 and 1 ओनली, ठीक है ना। तो हम सेकंड ऑप्शन में चलते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है कि चलो हम इसको 2 रख के देखते हैं और इसको 0 बना के देखते हैं, तब हमारा डिफरेंस जो है वो क्या आएगा? 2 - 0। या तो ये 2 ये 0, या तो ये 3 और ये 1, दोनों ही केस में डिफरेंस 2 आएगा। क्योंकि अगर 3 कैंसिल हो गया तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा? 2 ही तो होगा ना। फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता कभी भी लार्जेस्ट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो भी है वो इंटीजर का ही ऑप्शन होगा, क्योंकि एंट्रीज जो है वो आपका 0 और 1 ही है। तो 0 और 1 ये सब में प्रोडक्ट करने के बाद ऑप्शन तो या तो 0 या तो 1 ही होता है ना। समझ रहे हो? तो आंसर तो इंटीजर ही आने वाला है। तो अगर आंसर मैक्सिमम वैल्यू 3 नहीं हो पा रहा है तो शायद 2 हो जाए, बट 2 होगा या नहीं उसके लिए भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 अगर होना है तो मान लो मैंने बोल दिया कि मैं इनको 2 कर देता हूं, इनको मैं 2 कर देता हूं। तो इनको 2 करने के लिए A1 A3, ठीक है, B1 B2 और C2 C3, इन सबको मैं 1 1 डाल दिया। तो बचता कौन है? A2 बचता है, यहां से बचता है B3 और यहां से बचता है C1। A2 B3 C1, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया? मान लो मैंने कर दिया A2 B3 C1, जो तीसरे वाले पे आ रहा है वो A2 B3 C1 सबको मैंने 0 0 0 डाल दिया, ठीक है। अगर मैं A2 B3 C1 को 0 डाल दिया तो B3 0 होने की वजह से ये 0 हो जाएगा, A2 0 होने की वजह से ये 0 हो जाएगा, और C1 0 होने की वजह से ये 0 हो जाएगा, और तीनों 0 है तो तीनों का प्रोडक्ट भी 0 होगा। लेकिन इनमें से तो मैंने सबको 1 1 रखा, तो ये 1 + 1 क्या आ गया? 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 + 0
माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, मतलब ये 2 आंसर जो है वो पॉसिबल है। तो ऑब्वियसली लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 3 नहीं हो रहा है तो 2 ही तो होगा ना। और वो डिटर्मिनेंट किस टाइप का हो जाएगा, चलो दिखाते वो डिटर्मिनेंट किस टाइप का हो जाएगा। a1 को 1 रखो, a3 को 1 रखो, a2 को 0 कर दो, b1 b2 को 1 1 रखो, इसको 0 कर दो, ठीक है। c2 c3 को 1 1 रखो, इसको 0 कर दो। ये जो डिटर्मिनेंट है इसको निकालोगे, आप आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और वही एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ 0 एंड 1 ओनली। और कोई एलिमेंट नहीं आ सकता इस डिटर्मिनेंट के अंदर। और कोई अगर आ जाएगा तब तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा ना, तब तो क्या मतलब 3 भी पॉसिबल हो जाए। समझ में मेरी बात? तो इस तरीके से खेलना पड़ेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो बड़ा इतना इजी नहीं बोल सकते हो, आपका टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा और मैनिपुलेट करना होगा, चीजों को सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि शीट में जितने भी क्वेश्चन है इस कैटेगरी में आप सब उठा करके कर डालें, तो और पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और किसी तरीके कोई दिक्कत होगा नहीं। अगर ढूंढ नहीं पाते तो मुझे बोलना, मैं ढूंढ के दे दूंगा। क्लियर है क्या? ये स्पेशल कैटेगरी है, मैंने एक क्वेश्चन करा दिया। रिमेनिंग शेड का क्वेश्चन करना आपका जिम्मेदारी है, ठीक है। और मैंने तो जबरदस्ती ये सारे कैटेगरी के क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 1 में ही डाल रखा है। एक्सरसाइज 3 में तो बहुत ही कम है इस कैटेगरी में क्वेश्चन, 1 या 2 मिलेगा, बट मैक्सिमम जो 3-4 क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1 में मैंने डाल दिया ताकि सारे बच्चे कर सके उस चीज, ठीक है। चलो, तो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक आखिरी टॉपिक बाकी है और वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट आपकी शीट में अच्छे से लिखा हुआ है, आप देख सकते हो इस चीज को, बट हकीकत में अगर मैं बोलूं तो ये चीज है कि आप समझ जाना एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। यहाँ पे 4 एप्लीकेशन के बारे में बातचीत करेंगे अपन। सबसे पहला एप्लीकेशन था क्या, चारों के चारों एप्लीकेशन में पढ़ा चुका हूं क्लास 11 में। क्या एप्लीकेशन जानते हो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है, a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0। ये तीनों की तीनों लाइन अगर कॉन्करेंट होता है तो कंडीशन क्या था, याद है? कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। ये चीज मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, और वो कंडीशन था कि ये डिटर्मिनेंट को सर 0 करना है। प्रूफ कैसे करते थे इस चीज को? प्रूफ भी आ सकता है, याद रखना। प्रूफ कैसे करते हैं? तीनों कॉन्करेंट होना मतलब तीनों स्ट्रेट लाइन सेम पॉइंट से पास करना। इन दोनों को सॉल्व करके जो एक्स और वाई का वैल्यू आता है वो थर्ड वाले को पुट कर दो, यही कंडीशन आपके पास निकल जाएगा। और उसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर लिखूंगा तो यही आ जाएगा। क्लियर है क्या? समझ रहे हो ना? तो आराम से ये प्रूफ हो जाएगा। सेकेंड एप्लीकेशन आपका ये था कि ये आपका 2 डिग्री जनरल इक्वेशन होता है। याद है आपका? कॉनिक्स में पढ़ाया था। ये आपका 2 डिग्री जनरल कर्व होता है, और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल सबको रिप्रेजेंट करता है। बट ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करता है? जब ए हैप्पी गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोस फॉर कॉफी का वैल्यू 0 होता है। और इसका प्रूफ और लॉजिक भी मैंने आपको बताया था। क्लियर है क्या? तो ये एक और एप्लीकेशन हो गई इस चीज का। थर्ड एप्लीकेशन हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल का वर्टिसेस मैंने दे दिया x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा? जहां पे एबीसी ये सब है, क्या हो जाएगा एरिया? अब जानते हो हाफ बाहर लगाते हैं, मॉड्यूलस भी लगाते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? x1 y1, x2 y2, x3 y3, और यहाँ पे 1 1 1, फिर मॉड्यूलस। क्लियर है? तो ये हो गया थर्ड एप्लीकेशन। और फोर्थ एप्लीकेशन एक और था ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। याद है? एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, वो भी आप लिख सकते हो। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या था? मॉड्यूलस ऑफ x1 क्या था यार, भूल गया, x1 y1, x2 y2, और क्या था यही तो था, 1 1 यहाँ पे था, और x1 इंटू y2 माइनस y1 है ना, और ये हो जाएगा आपका प्लस x2 इंटू, और ये क्या होगा, वैसे अगर मैं लिखूं इसको x1, हाँ, और 0 0 डाल दो, 0 0 1 डाल दो, इक्वल टू 0 कर दो। दो इस रो के अकॉर्डिंग अगर एक्सपांड कर देता हूं तो ये आ जाएगा x1 y2 माइनस x2 y1। नहीं, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा भाई, ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो नहीं होगा,
क्या था यार एग्जैक्टली भूल गया मैं। y2 अगर मैं यहाँ पे भी 1 दे देता हूँ तो चलेगा क्या? x1 इंटू y2 माइनस 1 हमें चाहिए कि इक्वेशन क्या होता है? ओहो xy, अरे वेरिएबल ही तो गायब हो गया। ये xy आ जाएगा, ये x1 y1 आ जाएगा, ये x2 y2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। ठीक है ना? तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1, x2, y2। ठीक है? तो 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम डिटरमिनेंट फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये भी हमारा एक चीज जो हमें सीखने को मिला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना? तो ये चारों के चारों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन है जो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में भी पढ़ते हो। क्लियर है क्या? तो इस टाइप का क्वेश्चन खास करके अभी तक तो आया नहीं बोर्ड एग्जाम में, बट अगर पूछा जाता है तो पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट यूजिंग डिटरमिनेंट। ठीक है? तो अब लिखोगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट इज इन डिटरमिनेंट फॉर्म इज x y 1 3 0 0 1 1 1 इज इक्वल टू 0। फिर आप आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। और ऑरिजिन से पास हो रहा है तो y इक्वल टू mx फॉर्मेट में होगा और वहीं आएगा, यहाँ से 3x माइनस y इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर है क्या? आराम से हो जाएगा। और फिर पूछा है कि if d a, 0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square unit। फिर तो हो गया काम। ठीक है ना? तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD अगर 3 स्क्वायर यूनिट है तो इसको भी डिटरमिनेंट से ही करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD अगर 3 स्क्वायर यूनिट है तो हाफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ हाफ ऑफ क्या हो जाएगा 1 3 0 0 k0 और इधर 1 1 1 इक्वल टू 3 करके यहाँ से k का वैल्यू निकाल दो और k पता चलते ही आपको d का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा और वही आपको निकालने के लिए बोला गया। क्लियर है? दैट्स इट। यहीं तक है हमारा बोर्ड एग्जाम सिलेबस। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाकी है हमारा, है ना? और वो हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। और वो क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो कि है क्रैमर्स रूल, जिसको अपन क्रैमर्स रूल बोलते हैं। हर साल सिलेबस में होता है, बोर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बट इस बार को हटा दिया तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक है। मैं तो बोलूंगा अगर आपके पास समय हो, जो लोग बोले कि सब सारे लेक्चर देखोगे उनको तो देखना ही है, बट जो नहीं देख पाए वो भी अगर चाहते हो तो इस टॉपिक को जरूर देखना। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लासिकल कंसेप्ट है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल, ये सब सॉल्व करना आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। समझ मेरी बात? तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक है। क्लियर है? ये हो गया एक टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक आएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट ये एक और टॉपिक आएगा जो प्योरली जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से है। और लास्ट में एक और टॉपिक आएगा समेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट। क्लियर है? अभी बोलो तो ये सब टॉपिक मैं बिना कैलकुलस पढ़ाए कैसे पढ़ा सकता हूं आपको? समझ लो मेरी बात। इसीलिए हवा में अपन चीजें नहीं पढ़ाते, पूरा दुनिया पढ़ा देता है ना मैट्रिसेस डिटरमिनेंट सबसे पहले, है ना? क्यों? क्योंकि उनको ये सब पढ़ाने का कोई जरूरत है ही। तो अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाना है तो पढ़ा सकता हूँ मैं भी शुरुआत में मैट्रिसेस डिटरमिनेंट। बट आप क्या चाहते हैं कि पहले मैं बोर्ड्स के लिए वो सब पढ़ाऊंगा, है ना? यहाँ तक बोर्ड्स के लिए पढ़ाऊंगा जहां तक आज पढ़ाया, फिर बाद में अलग से और पैसा लेकर के आपसे अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगा करके ये सब पढ़ाऊंगा ना। मेरा भी इतना पैसे का शौक है, पैसे का शौक तो सबको होता है, बट समय नहीं होता। ठीक है ना? ये सब नाटक करने का समय नहीं। ठीक है? इसीलिए एक साथ चीजों को पढ़ना ज्यादा बेहतर है, नहीं तो अच्छे बच्चे का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है? एवरेज मास्टर, एवरेज स्टूडेंट, किसी का कोई नुकसान नहीं होता है, ना मेरा, ना किसी स्टूडेंट का, ना किसी टीचर का, बट अच्छे बच्चे सबसे ज्यादा इस चीज में स्ट्रगल करते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए एक साथ सारे कंसेप्ट उसका दिमाग में घुसना चाहिए एक ही चैप्टर। ठीक है? इसीलिए ऑफिशियली डिटरमिनेंट मैट्रिसेस सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है, जस्ट बिफोर प्रोबेबिलिटी। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? कैलकुलस 12 का शुरुआत टॉपिक होता है, इसीलिए भाई लोग समझते नहीं है तो क्या करोगे? छोड़, समझाने का कोई जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ तक आज का लेक्चर में कंप्लीट यहाँ तक रखता हूँ। ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में अपन पूरा ये, अगर नेक्स्ट लेक्चर में ये तो तीनों टॉपिक कवर हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर के बाद एक और छोटा मोटा लेक्चर लगेगा इन दोनों टॉपिक्स के लिए, बट उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? समझ लो मेरी बात? क्लियर है? तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते दोस्त। अलविदा। पढ़ते रहिएगा प्रॉपरली और जो भी डाउट्स है अकॉर्डिंगली पूछते जाइएगा।
क्लियर है? चलिए।